हेलो बच्चों। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसमें बेसिक मैथमेटिक्स में पहले पढ़ लेंगे वेक्टर। और वेक्टर के बाद थोड़ा कैलकुलस का आइडिया लेंगे। देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो है वैसे तो बहुत सिंपल पार्ट माना जाता है, क्योंकि आप लोग जो है 11th में और 12th में मैथ्स पढ़ लेते हैं। लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स स्टिल बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें अगर कोई एक आध मिस हो रही होती हैं तो उसकी वजह से आपको आगे के सारे टॉपिक्स में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स पर हमारा पूरा फोकस रहेगा और हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो पहले सबसे पहले थोड़ा वेक्टर्स का आइडिया लेंगे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर कितने तरह के होते हैं, और वेक्टर पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा कैलकुलस, देखेंगे कि कैलकुलस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा पार्ट है जो हमारे लिए नेसेसरी है। पूरे फिजिक्स पार्ट को कवर करने के लिए कैलकुलस का बहुत बड़ा रोल होता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम, मिनिमा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर से। तो वेक्टर पर पहले बात कर ली जाए। तो वेक्टर क्या है ना भाई? तो वेक्टर को देखेंगे। वेक्टर और स्केलर, दो तरह की क्वांटिटीज हमको बताई जाती हैं कि वेक्टर एंड स्केलर, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हमको बताई गई थी कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं। हालांकि कुछ लोग टेंसर वेंसर का भी नाम लेते रहते हैं, लेकिन उसका हमें लोड नहीं लेना, वो सिलेबस के बाहर की बातें हैं, है ना। एक्चुअली हुआ क्या कि जब आपके डेवलपमेंट हुआ फिजिक्स में और नई नई फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने आने लगी, तो जो नई फिजिकल क्वांटिटीज आई तो शुरुआत में जैसे पता लगा, डिस्टेंस के बारे में लोगों को आइडिया लगा, समय के बारे में आइडिया लगा, है ना। ऐसे धीरे 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 हमने चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। तो अब क्या था कि जैसे मान लीजिए डिस्टेंस आया तो लोगों ने कहा यार कितने मीटर तक जाना है, इतने दूर जाना है, या इतने किलोमीटर जाना है। तो उसके बाद फिर बातें आगे बढ़ी कि यार एक डायरेक्शन भी चाहिए होता है कि भाई किधर की तरफ जाना है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इनकॉर्पोरेशन हुआ। तो हमने क्या किया, चीज़ों को क्लासीफाई करना शुरू किया। हमने कहा यार देखो क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा आपको। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे प्लेस ए से प्लेस बी पर जाना है ना। प्लेस ए से किधर जाना है? प्लेस बी पर जाना है। तो अब अगर प्लेस ए से प्लेस बी पर जाना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितना किलोमीटर या कितने मीटर चल के आप जाएंगे। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। तो ये तो बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें थी जो कि शुरुआती लेवल पर हमको पता चली। समय बदला, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के तरीके बदले। जैसे आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको पता है कि यार वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको सिर्फ एक पैरामीटर नहीं चाहिए पड़ता है कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। हालांकि हम समय के साथ चीज़ों को लेते चलेंगे और एक एक बात क्लियर करते चलेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हम आखिर इस तरह की चीज़ों को कैसे एसिमुलेट करेंगे आगे भविष्य में। तो जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, रिंग के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक चीज है, मास पता होना चाहिए यार बॉडी का कितना है, उसकी रेडियस पता होना चाहिए, उसका टाइप पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं तो कौन सी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट फाइंड करने जा रहे हैं, है ना। तो चीजें बदलती गई। मतलब कई बार फिजिकल क्वांटिटी एक पैरामीटर पर बेस्ड थी, फिर पता लगा उसके दो पैरामीटर चाहिए पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, फिर पता चला तीन चाहिए, फिर पता लगा चार पैरामीटर्स चाहिए हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब पैरामीटर्स बढ़ते गए, शुरुआती बात थी, लोगों ने कहा यार वेक्टर और स्केलर से काम चल गया, लेकिन बाद डेवलपमेंट हुआ, पता लगा नए नए पैरामीटर्स आने शुरू हो गए। तो लोगों ने कहा एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन कर देंगे जिसको हम लोग क्या करते हैं, टेंसर। बट आपको बता दूं कि अगर एक पैरामीटर पर बेस्ड है तो उसको स्केलर, दो पैरामीटर्स पर बेस्ड है तो उसको वेक्टर, पर तीन चार पांच पर आया तो एक नया क्लासिफिकेशन जनरेट हुआ। वो हमें नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत अभी हमने यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए जैसे फिजिकल क्वांटिटी को, जो फिलहाल हमारे लेवल पर बात है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और अब हम बिल्कुल अपने लेवल पर बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह की होती हैं और कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों हमने जो डिवाइड की हैं वो दो बेसिक फंडामेंटल
डिविजन्स हैं उसके। पहला डिवीजन है स्केलर, है ना, पहला क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पता चलता है कि यार फिजिकल क्वांटिटी में यार बता रहे, डायरेक्शन भी बता रहे, लेकिन कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है ना, तो वो भी बातें थोड़ी थोड़ी सी देखेंगे। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 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 न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की आवश्यकता पड़े। जैसे डिस्टेंस की अगर आप बात करो, है ना, तो डिस्टेंस में क्या क्या चाहिए पड़ेगा कि आपने कहा भाई 4 मीटर चले, तो 4 और मीटर दो चीजें हैं, तो ये कहलाती है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। और ये जो मीटर आपका लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं यूनिट। अब देखिए क्या है, एक बात और, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि यार ये 4 जो है इसका मैग्नीट्यूड है ना, 4 मैग्नीट्यूड है और एम मीटर जो है वो यूनिट हो गया। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि जो मैग्नीट्यूड है होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड जो होता है वो दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। किस किस चीज का, एक तो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, उसका, और दूसरा कौन, दूसरा होता है यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है बेटा बच्चों, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको, याद शब्दों का एक एक वर्ड का जब आप डिफाइन करते हो चीजों को, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वर्ड्स, है ना। तो टू रिप्रेजेंट, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी इफ ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, है ना। ये परिभाषा है, ये आपको लिख के देगा कि इसमें से स्केलर की डेफिनेशन जरा चुन लेना भाई, है ना। तो उसको आपको बिल्कुल शब्द शब्द बहुत पॉइंट वाली चीजें का ध्यान देनी पड़ती हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की अगर आवश्यकता पड़ रही है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, देन इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब कई बार जैसे हमसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है वो तो एक डायरेक्शन से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो तार के स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोकर जाएगी, है ना। तो इस तरह की बातों को आपको थोड़ा समझना होगा कि उसका वो ए से बी तक, मान लो तार के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट जा रही, इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम कह रहे हैं स्केलर। उसकी वजह भी बहुत सारी है। कि आप कहोगे कि इसमें डायरेक्शन तो है, मैं कहूँगा हाँ जी आप कह सकते हो, बिल्कुल डायरेक्शन है, और उसको नकारना बिल्कुल भी गलत बात है। लेकिन अब इस डायरेक्शन को क्या बताना पड़ेगा हमेशा? तो नहीं बताना पड़ेगा। आप एक हाई पोटेंशियल से बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर कितना भी, कैसा भी छोटा मोटा बड़ा, है ना, लंबा कैसा भी तार लगाओ, जो करंट फ्लो करेगी वो हमेशा ए से बी की तरफ ही करेगी, हाई पोटेंशियल से हमेशा लो के पोटेंशियल की तरफ करेगी, और एक स्पेसिफिक रास्ता जो आप तार के थ्रू उसको दोगे उसी से जाएगी। तो अब इसमें बहुत सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि करंट कहाँ से किस पर्टिकुलर पाथ से होके जाएगी, बस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगी, तार कैसे भी जोड़ दो। इसका मतलब है कि डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। फिर आगे बात बढ़ती है कि यार अगर मान लो डायरेक्शन है तो क्या ये वेक्टर लॉ का फॉलो करेगी? आपको कि भाई साहब जब ये वेक्टर है ही नहीं, है ना, वेक्टर है ही नहीं और डायरेक्शन बताना ही नहीं पड़ रहा, तो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो क्यों करेगी? वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो क्यों करेगी? है ना। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अच्छा, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी यूनिट ही नहीं होते, तो फिर उसमें ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो उनका मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट होगा? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से। जैसे स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना, स्पेसिफिक डेंसिटी की अगर बात की जाए, रिलेटिव डेंसिटी की बात की जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए, है, तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों में क्या होगा कि इस तरह की चीज़ों में आपको यूनिट तो नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को भी हम स्केलर क्वांटिटी में ही रखेंगे, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी के छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते चलते हैं बेटा, है ना। कि जैसे हमने कहा भाई कि हमारे पास वर्क क्या है ना, तो याद रखिएगा वर्क क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। हालांकि डाउट क्रिएट होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, जल्दी ही समझने वाले हैं कि वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो किससे दी जाती है? इंटीग्रल एफ डॉट डी एस से दी जाती है। हालांकि ये वर्क डिफाइन तो हो रहा है दो वेक्टर क्वांटिटीज से, लेकिन
इस तरह से डिफाइंड हो रहा है कि जो उसका इफेक्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो स्केलर बन जा रहा है। तो खैर ये डॉट प्रोडक्ट वर्क, लेकिन याद रखना है कि अपन को क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर की बात आती है और कई बार तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, और अगर बहुत अच्छे शब्दों में प्रेशर को परिभाषित किया जाए तो प्रेशर बेसिकली छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया जाता था कि बेटा फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है, क्या होता है, थ्रस्ट होता है, और ये खास फोर्स होता है। थ्रस्ट अपॉन एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। मतलब कि अगर कोई एक सरफेस है जिसका एरिया मान लीजिए ए है और इस पर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है किसी एंगल पर, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आप कर सकते हो। एक फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट जो आएगा वो पैरेलल कंपोनेंट आएगा। तो जब बात की जाएगी कि प्रेशर की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे यार देखो ये जो फोर्स आपने टोटल लिया था, इस फोर्स को यूज करके प्रेशर को नहीं बताया जाएगा। प्रेशर की परिभाषा आएगी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स से, मतलब एरिया के जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उस फोर्स से आप प्रेशर को डिफाइन करोगे, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि एरिया के परपेंडिकुलर आता है उसे कहते हैं थ्रस्ट, है ना। तो अब इसमें भी क्या हो गया कि फोर्स की डायरेक्शन स्पेसिफिक हो गई, पर यूनिट एरिया फोर्स है तो आपने प्रेशर को डिफाइन कर दिया। अगर आप अपने हाथ को ऐसे रख लो तो आप कहोगे देखो 180 एम प्रेशर है, पूरे में हवा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मेरे पाम पर प्रेशर की वजह से फोर्स किधर को आएगा, तो प्रेशर का प्रभाव मुझे परपेंडिकुलर दिखेगा। ऐसे कर दूं तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे कर दूं तो ऐसे दिखेगा, ऐसे कर दूं तो यही फोर्स ऐसे दिखने लगेगा। यहां पर भी आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत तो है नहीं। हाउएवर प्रेशर इज नथिंग बट अ थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। स्टिल चूंकि वो दिशा नहीं बतानी पड़ रही, दिशा नहीं बतानी पड़ रही, दिशा नहीं बतानी, प्री डिफाइंड है पहले से ही। प्रेशर बेसिकली एक टेंडेंसी है किसी सिस्टम की, गैस की, किसी को हर दिशा में फैल जाने की। अब वो हर दिशा में फैल जाने की कोशिश कर रहा है तो जो भी एरिया उसके रास्ते में आएगा उस रास्ते से वो उसको धक्का मारेगा, है ना, पुश करेगा। तो फिर इसका मतलब है कि दिशा का कोई सेंस ही नहीं, बिकॉज इट एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन टाइप ऑफ थिंग। तो प्रेशर क्या हो गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। कुछ बातें मैं ऐसी बता रहा हूं जहां पर कंफ्यूजन बच्चों को होता है और वो उसको स्केलर की तरह ट्रीट कर लेते हैं, हालांकि ज़्यादातर बच्चों को ये बातें पता होती हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मैं नाम लूंगा, इलेक्ट्रिक करंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, काम काम की बातों को दोहरा देता हूं, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखिएगा ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब लेकिन इसके बाद एक बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि करंट डेंसिटी नाम की एक चीज आती है ना, करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी स्केलर इलेक्ट्रिक करंट जो आपकी आई से रिप्रेजेंट करते हो, आपको जिसका यूनिट आपको पता है एम्पियर होता है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप करंट डेंसिटी की बात करोगे तो करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन किया करते थे J इज इक्वल टू आई अपॉन ए से, है ना। पर यूनिट एरिया कितनी करंट फ्लो कर रही है इससे हम रिप्रेजेंट किया करते थे करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी के बारे में याद रखिएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आपको थोड़ा सा बता देता हूं, बेसिकली ये जो परिभाषाएं हैं ये बहुत अलग अलग रास्तों से निकल के आती हैं, लेकिन जब चीज़ें क्लास 9th में 10th में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं तो उस समय सारी बातें एक साथ बच्चों को बताना असंभव होता है, और अगर बता दी जाए तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो चीज़ों को, पैटर्न को, सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि धीरे 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 बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ भी कर पाए। ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज होकर पजल्ड होकर चीज़ें छोड़ दी जाएं। तो देखिए अगर आप करंट डेंसिटी की बात करोगे तो J इज इक्वल टू, बेसिकली ये फंडामेंटल जो रिजल्ट आता है J इज इक्वल टू सिग्मा E से आता है ना। तो अब इसमें E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है। तो कई बार परिभाषाएं जहां से हम देख रहे होते हैं शुरुआती दौर में वहां से जनरेट नहीं हुई होती हैं, हमें लगता है कि यार इस परिभाषा के हिसाब से तो भाई यार कैसे ही वेक्टर की जगह स्केलर बोल रहे हैं, लेकिन या स्केलर की जगह वेक्टर बोल रहे हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, कई बार चीजें आगे से कहीं जाके डिफाइंड होती हैं जो कि हो सकता है कि आपको आगे 2-4 चैप्टर के बाद पढ़ने को मिले। तो खैर, तो करंट डेंसिटी एक J इज इक्वल टू सिग्मा ई से यहाँ से परिभाषित होगी ये बात, है ना। और कई बार लोग इसको ऐसे भी, अगर और थोड़ा सा अच्छे लेवल पर देखा जाए तो I इज इक्वल टू J डॉट DA से भी करंट की परिभाषा दी जाती है, जहां पर J क्या मिलेगा, J मिलता है आपका
करंट डेंसिटी, जो कि क्या बन जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और डीए क्या है, छोटा सा एरिया है जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगी। तो ये एरिया, अब एरिया को भी छोटी क्लासेस में तो बताया गया था कि भाई ये तो स्केलर है, ये तो वेक्टर कैसे हो गया। तो बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। जब एरिया को वेक्टर की तरह यूज करते हैं तो लोग उसको स्पेसिफिकली बोलते हैं एरिया वेक्टर, है ना। और जब नॉर्मल एरिया की तरह यूज करते हैं तो एरिया ही बोल देते हैं। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि कौन सी चीज पर्टिकुलर, आपने कहा यार एरिया तो स्केलर था, वेक्टर कैसे हो गया। अब एरिया स्केलर था, वेक्टर कैसे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ था ही नहीं, है ना। ये सारी चीजें किसके द्वारा बनाई गई हैं, हम लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी, हम चीज़ों के रूप बदल लेंगे। मैंने अपना कमरा पहले किसी तरह से डिज़ाइन किया था, उसमें कुछ चीज़ें लगाई थी, मेरी ज़रूरत बदलेगी, मैं उन चीज़ों को बदल लूँगा, नई चीज़ें लगाऊंगा, पुरानी चीज़ें जो मैंने ही चुनी थी उन्हें हटाऊंगा। तो ये सारा गेम इस बात का है, हमें ये बात समझनी होगी कि जब ज़रूरतें बदलती हैं तो लोग चीज़ों की डेफिनेशन को भी बदल लेते हैं। फिलहाल आपके सामने जो डेफिनेशन है आपको उस पर स्टिक करना है कि एरिया को वी कैन ट्रीट लाइक अ स्केलर एज वेल एज लाइक अ वेक्टर। नॉर्मली जब हम इसे वेक्टर की तरह यूज करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, एरिया वेक्टर, ठीक है भाई। तो करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, आप चलो बात करेंगे जल्दी जल्दी थोड़ी सी वेक्टर की, क्योंकि हम रिवीजन की ओर है और हमें चाहिए कि हमारे काम की बातें कोई भी ना छूटने पाए और जितनी अच्छी जरूरत की बातें हैं वो हम लेते चलें। तो देखिए बेटा, वेक्टर को क्या है, वेक्टर में क्या क्या चाहिए। आप कहोगे देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड की तो 100% आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही साथ इसमें किसकी और आवश्यकता पड़ेगी, डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो जब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए पड़े, मैग्नीट्यूड भी जरूरत हो, रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत हो और डायरेक्शन की भी जरूरत हो, दोनों ही बातें अगर आपको नहीं, दोनों में से एक भी बात अगर आपको नहीं पता है तो आप उस क्वांटिटी को समझ नहीं पाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर एक बार डेफिनेशन को प्रॉपरली बोलूंगा कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों ही फिजिकल, दोनों ही चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। अब यार एक बहुत मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग आ जाती है कई बार, यार जैसे मान लो एक ब्लॉक ले लिया किसी ने, उसने कहा यार ये ब्लॉक है ए, इसका कुछ मास है, जमीन पर रखा हुआ है, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, है ना। अब क्या हुआ कि उसने कहा एक दूसरा ब्लॉक है बी और ये चल रहा है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड से, है ना। फिर उसने कहा एक ब्लॉक है सी जिसका मोमेंटम है मान लीजिए 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये तीन तीन तरह की चीजें हो गई, तीन, एक फोर्स हो गया, ये 4 मीटर पर सेकंड, ये 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं फोर्स की, यार फोर्स लग रहा है ना। इसको हमने बोल दिया कि यार वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर दिशा में वेलोसिटी दिखाई गई, है ना भाई। तो अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखाई गई, ये हमने कहा यार मोमेंटम दिखा दिया गया भैया। तो अब हमने कहा इनको रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप चीजों को रिप्रेजेंट करने जाते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। तो अब जैसे ये फोर्स 10 न्यूटन का है, ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, तो रिप्रेजेंट कैसे करें, तो रिप्रेजेंट का तो बड़ा पंगा हो गया। तो हमने कहा देखो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि हमारे जीवन में वेक्टर जैसे हमारे दिमाग में आता है हमको लगता है तीर से आएगा और चुभ जाएगा और हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो उस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल है। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्केल बना लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करना है कि फोर्स, कितना फोर्स कितने लंबाई के वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा, कागज पर हम एरो बना के जो दिखाते हैं उसको कैसे दिखाते हैं, उसके लिए हमने स्केल बनाया। हमने कहा भैया ऐसा करो, 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लो। बहुत सिंपल सी बात है। तो अभी जो 10 न्यूटन है इसको आपने कहा कि इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे, 10 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन बना दी, उस पर हमने एक एरो लगा दिया, इसको हमने नाम दे दिया हेड, इसको हमने नाम दे दिया टेल, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया गया टेल। अब उसने कहा 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करना है। मैंने कहा भाई इसके लिए दूसरा स्केल बनेगा। इसका स्केल क्या बनेगा कि 1 मीटर पर सेकंड को मान लो अगर आप 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करोगे तो 4 मीटर पर सेकंड के लिए आपको 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, जो दिशा होगी उसमें एरो लगा दोगे, है ना। इसको फिर हेड कह दोगे, इसको टेल कह दोगे। तो अब आप एक नोटिस करो, अभी यहाँ पर मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आ गया। हमने कहा इसके लिए अलग स्केल बनेगा, इसके लिए स्केल बनेगा कि हमने कहा कुछ भी बना सकते हो, लेकिन हमने बना लिया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर।
अब मैं 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड वाला जो मेरा वेक्टर मोमेंटम वेक्टर था उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दूंगा। 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन से अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो अब एक नोटिसेबल और समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं, कुछ फॉर्मूले डेवलप करते हैं, तो हम चीजों को कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, कहां से हमारी सोच हमको वहां तक लेके जाती है, क्यों हम वेक्टर को वैसे ही जोड़ देते हैं जैसे सारे लोग जोड़ते आए हैं, क्यों। तो देखिएगा, आप नोटिस करिए, आपने एक फोर्स लिया, फोर्स को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट किया कि यार 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हो आप, बेसिकली ग्राफिकली तो आप यही दिखा रहे हो ना। अच्छा, इसी तरह से जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में, लेकिन आप दिखा कैसे रहे हो, आप दिखा रहे हो 1 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर लेके, जो 4 मीटर पर सेकंड है, इस वेलोसिटी वेक्टर को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह दिखा रहे हो व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इट ग्राफिकली। इस मोमेंटम को भी आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ग्राफिकली दिखा रहे हो, है ना। तो बात को समझना कि जब भी हम कोई वेक्टर बनाते हैं तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट की तरह दिखाते हैं। अब हमारी बात है, हमने कहा यार ये बात तो ठीक है, चलो कि वेक्टर को ऐसे ऐसे ये मैग्नीट्यूड चाहिए और फिर डायरेक्शन चाहिए और फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक लेंथ वेक्टर बना के और बना दोगे। अब हमने कहा जरा देखें, सोचें, अब हमने कहा एडिशन पर चलते हैं जरा, है ना, कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे, है ना। ध्यान से देखना, यहाँ बहुत फंडामेंटल बात बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने कहा यार एक ब्लॉक है, इस पर जो है वो 30 न्यूटन का फोर्स इधर ईस्ट की तरफ भी लग रहा है ना, और आपका एक 40 न्यूटन का फोर्स जो है नॉर्थ की तरफ भी लग रहा है, ठीक है। ये कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ लग रहा है। और उसने कहा भाई इन दोनों रिजल्ट का जो इफेक्ट है, ऐसे सोचो कि कोई इसको ऐसे भी खींच रहा है और ऊपर इधर भी खींच रहा है, इधर भी एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी उधर खींच रहा, तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि दो रस्सियों से बांध के एक इधर खींचे और एक उधर खींचे, तो मुझे लगता है जाना तो ऐसे चाहिए, ये तो मेरी अपनी फील है ना, ये तो मुझे लगता है, मुझे पहले से ही अंदाजा लग जाता है कि अगर कोई ऐसे भी खींचे और ऐसे भी खींचे तो किधर की तरफ जाएगा, ये कहीं बीच में इधर की तरफ ऐसे जाना चाहिए भाई जी, लेकिन एग्जैक्टली वी विल रिप्रेजेंट इट, है ना। ध्यान से देखिए, तो अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लग गई थी कि वेन एवर वी आर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं वेक्टर बनाते समय, कैसे, जैसे ये इधर से इधर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम किसी भी वेक्टर को, भले से वो फोर्स हो, भले से वो मोमेंटम हो, भले से वो वेलोसिटी हो, इंपल्स हो, कोई भी हो, हम वेक्टर्स को जब ट्रीट करते हैं तो हम उसे ग्राफिकली कैसे ट्रीट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह। तो हमने कहा यार देखो, अब मैं इसको ग्राफिकली ट्रीट करूंगा, तो मैंने कहा देखो भाई, अगर मान लो ऐसे चलो कि कोई मान लो 30 न्यूटन को, मैंने कहा भाई मैं सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं यहां पर ऐसे मानूंगा कि कोई पहले यहां पर 30 इधर गया, 30 यूनिट 30 सेंटीमीटर, फिर वो इधर गया, कितना गया, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मुझे पता है मेरे स्केल के अकॉर्डिंग न्यूटन है ना, तो मैं उसको, चूंकि मुझे पता है कि वो स्केल के अकॉर्डिंग न्यूटन है, तो मैं इसे 30 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट की तरह ले रहा हूं कि 30 गए 40 गए, 30 गए 40 गए, तो गए कहां, यहां से चले 30 गए, फिर 40 गए, तो कहां गए, इधर पहुंच गए, है ना। तो आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो जोड़ोगे भी वैसे ही। आप कहोगे यार यहां गए फिर यहां गए, तो ये कितना आ गया, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे, आप कहोगे इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, सो इट विल बिकम 50 सेंटीमीटर लेंथ। लेकिन मुझे पता है कि मैंने पहले ही स्केल मान रखा था, 50 सेंटीमीटर को मैं बोलूंगा 50 न्यूटन। तो शुरू में तो बच्चे हम लोग बोलते रहते हैं कि यार ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन फिर धीरे हम लोग डायरेक्ट बोलने लगते हैं कि यार न्यूटन ही लिख दो, इतना क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर रहे हो, हैं न्यूटन ही लिख दो, हम समझ तो गए बात को। तो अब आपको ये ध्यान रखना है। अभी किसी ने कहा यार एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स इधर लगा 40 न्यूटन, एक फोर्स इस पर इधर लगा 20 न्यूटन या 30 न्यूटन, तो नेट फोर्स बताओ। तो अब हम अपने फंडामेंटल्स पर जाएंगे, और क्यों जाएंगे और वैसे ही क्यों जोड़ेंगे, ये बात हमको रियलाइज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक बार अगर आपको प्रॉपर फील आ गया कि चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे हम उन्हें जोड़ रहे हैं, कैसे हम उन्हें घटा रहे हैं, तो ही हम चीजों तक पहुंच पाते हैं। तो अभी हमने कहा यार इसका जो बेसिक मतलब मुझे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिखाया गया था कि पहले 40 आगे चले जाओ, फिर 40 जाने के बाद क्या करना था भाई, 30 पीछे चले आओ, यहीं से वापस चले आओ, 40 आगे गए 30 वापस लौटे, तो रिजल्टेंट क्या मिल गया, आप कहोगे 10 सेंटीमीटर था, लेकिन अब मैं समझदार हो गया हूं, मैं इसे 10 न्यूटन लिख दिया करता हूं, ठीक है। तो ये मेरा, मैं चीजों को कैसे यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह।
बहुत बढ़िया बात है। तो अभी मैंने कहा अगर आप इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो जोड़ना बहुत आसान हो जाता है, रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू सामने आएगी आपके, है ना। तो अब हम देखेंगे वेक्टर को हम जोड़ते कैसे हैं एग्जैक्टली प्रॉपर मैथमेटिकल वे। तो मैंने कहा यार देखो एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मान लो कि कोई एक फोर्स वेक्टर है P और एक फोर्स वेक्टर है Q, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, जैसे कि पहले हमने 90 डिग्री लिया था तो पाइथागोरस लगा दिए थे। द प्रॉब्लम इसके में पाइथागोरस के अलावा कुछ खास आता नहीं, तो हमने कहा वही हमारे लिए काफ़ी, हम उसी सबको जोड़ जाड़ देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो अभी P और Q रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो आपने कहा इस वेक्टर P को ऐसे बना लेंगे, पहले पहले P चल दो, फिर वहां पहुंच के फिर Q चल दो, तो फिर Q चले गए, है ना, और Q गए, और फिर ये एंगल मुझे दिख रहा था ये कितने एंगल पर जाना था, तो ये एंगल थीटा पर जाना था। तो Q का एक यहाँ पर कंपोनेंट कितना आता है बेटा, Q cos थीटा आता है। ये कंपोनेंट करना भी अभी हम सीख लेंगे। एक साइन थीटा कंपोनेंट आता है। तो बेसिकली Q के भी हमने दो हिस्से कर दिए। तो अब हमें इस दिशा में क्या क्या दिख रहा है कि हम कितना गए, तो हमने कहा इस दिशा में अगर देखोगे तो चले गए हैं P प्लस Q cos थीटा, और इस दिशा में कितने चले गए हैं, आई एम सॉरी, ये P प्लस Q cos थीटा नहीं है, ये सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया मैं, आई एम सॉरी, है ना। तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, थीटा की तरफ हो जाता है cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है sin थीटा। तो अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यार ये तो बन जाएगा हमारे पास Q sin थीटा के बराबर, और जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है जिसको हम P रिजल्टेंट कहते हैं, मतलब ये P वेक्टर और Q वेक्टर का सम है। हमारी डेफिनेशन का तरीका है कि हम इसको Q इज P R इज इक्वल टू P प्लस Q ऐसे लिख दिया करते हैं, है ना। ये तो बहुत आसान सी बात है कि यार इसको वेक्टर में लिखना, मतलब वेक्टर P और वेक्टर Q को जोड़ा गया है। तो उसकी अब जो ये जो लेंथ आएगी, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बेसिकली कितना होगा। यहां पर वेक्टर P का मैग्नीट्यूड P के बराबर ले लिया, वेक्टर P के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको P के बराबर ले लिया। वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q के बराबर करेंगे, और वेक्टर दिखाएंगे तो एरो बना देंगे। तो मुझे ये आर वेक्टर चाहिए था, मुझे पता है पाइथागोरस लगेगी और मैं आर वेक्टर निकाल लूंगा, और इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर से आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा के बराबर रिजल्ट आ जाता है। अब कई बार वो बोलता है कि यार ये एंगल बताओ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आपने बनाया है वो रिजल्टेंट वेक्टर ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा की जगह यहाँ पर कुछ अल्फा दे दिया, तो ये अल्फा बताना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो हम आसानी से लिख देते हैं टेन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी। अच्छा किसी ने कहा कि नहीं 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 ऐसे नहीं, ये वाला एंगल बताओ, तो हम कहें ये कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, ये 90 माइनस अल्फा है यार, अगर ये अल्फा है तो वो क्या हो गया 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू हमारे लिए नहीं बनेगा। तो अभी हमने क्या नोट सीख लिया है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमको दिख गया, ठीक है। अब बात आएगी कि यार अगर वेक्टर सब्सट्रैक्शन की बात आ जाए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की जगह एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाना है ना, तो अभी हम घटाएंगे कैसे। तो अभी हमने कहा चलो सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन भी बहुत आसान है ना। अभी हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, इस पर एक वेक्टर लग रहा है P, एक दूसरा वेक्टर है कोई Q, और इसके बीच में एंगल थीटा है। तो अभी हमसे किसी ने पूछा कि P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड मतलब एडिशन क्या होता था, तो हमने कहा था अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा के बराबर होता था। उसने कहा नहीं भाई जब सब्डिशन तो बता ही चुके हो यार, सब्सट्रैक्शन बताओ। तो मैंने कहा अच्छा मतलब आप मुझसे ये चाहते हो, P माइनस क्यू चाहते हो, मतलब Q की जगह माइनस क्यू करना है ना, बस और कुछ थोड़ी करना है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे बताऊंगा, Q की जगह यहाँ माइनस क्यू कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा P स्क्वायर। अब माइनस क्यू, क्यू की जगह माइनस क्यू का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर ही बनता है, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ माइनस रखोगे तो वो आगे दिखने लगेगा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 2pq कॉस थीटा के बराबर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर के एडिशन का तरीका एंड साथ ही साथ सब्सट्रैक्शन का तरीका। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने कहा देखो एक वेक्टर P था, ध्यान से देखिएगा, है ना, एक वेक्टर P था, उसमें दूसरा वेक्टर Q को मैंने पहले मैं P आगे गया, फिर मैं Q आगे गया, पहले मैं P आगे गया, फिर मैं Q आगे गया।
तो मैं फिर क्यू आगे चला गया, है ना। उसको इधर जो इस दिशा में जो चलना था, पहले एक चलोगे फिर तभी तो दूसरा चलोगे, या पहले ये चलोगे तो दूसरा बाद में चलोगे। तो डिस्प्लेसमेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं। मैंने कहा ये एंगल थीटा लिया गया था, थीटा एंगल पर पहले पी गए, फिर पी से थीटा मोड़ के फिर इधर गए, क्यू गए। तो जो रिजल्टेंट हमको मिला था, इस वेक्टर को हम क्या कहते थे, ये वेक्टर हो गया था क्यू, ये वेक्टर हो गया था पी, तो ये वेक्टर हो गया था पी प्लस क्यू। अब किसी ने कहा नहीं हमें तो P माइनस क्यू चाहिए, तो हमने कहा बहुत सिंपल सी बात है, तुम पहले P चले जाओ, P चले गए। अब तुम्हें माइनस क्यू जाना है, P माइनस क्यू चाहिए ना, तो तुम्हें किधर चलना है, क्यू नहीं जाना है, बल्कि क्यू की जगह कितना जाना है, माइनस क्यू। माइनस क्यू का क्या मतलब है यार, माइनस क्यू का मतलब भैया कुछ भी नहीं है, माइनस इंडिकेट्स डायरेक्शन अपोजिट कर दो बस। तो माइनस क्यू किया, तो जो क्यू जो लोग इधर जाते थे इधर की तरफ, उसकी जगह किधर चले जाओ, कहने लगे भाई इधर चले जाओ। तो ये अगर प्लस क्यू है तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये माइनस क्यू वेक्टर हो गया। अब P गए फिर माइनस क्यू गए, तो रिजल्टेंट क्या मिल गया, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू हो जाएगा। तो अभी आपको ये जो वेक्टर मिला, इसकी लंबाई कोई पूछेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड इससे बता दोगे, है ना। और वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा का अंडर रूट। तो एडिशन आ गया हमको। सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन, जिसमें दूसरे वेक्टर को निगेटिव करके ऐड करना होता है। अब ये सब चीजें तो क्लियर हो गई। अब हमने कहा यार देखो एक बात सोचो, कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर मैंने देखा सवाल करते करते लोग धौड़ से सवाल का आंसर देते हैं। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुछ चीजों के शॉर्टकट्स दिमाग में रख लिए। जैसे किसी ने कहा यार कि एक वेक्टर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर उसने कहा एक 10 न्यूटन का और लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड के ना। अब देखो कोरोलरीज इसी को कहते हैं कि आप कई जगहों पर छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखते हो जिससे जल्दी से आंसर की तरफ बढ़ जाते हो। तो आपने कहा इनके बीच में कुछ एंगल है, रिजल्टेंट किधर है, मैंने कहा अगर देखो भाई दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट कहां पर होगा, एकदम बीचों बीच होना चाहिए, है ना। तो रिजल्टेंट किधर होना चाहिए, एकदम बीचों बीच होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको रिजल्ट को डिफाइन करते हैं जब दो इक्वल, है ना, क्या हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, है ना। कैसे फोर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस अगर आपके पास हैं, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आप लिखते हो, याद रखना डायरेक्ट इसका क्या होगा, जैसे मान लो ये P था और ये भी P ही हो गया, तो अब ये P मैग्नीट्यूड का, ये भी P मैग्नीट्यूड का, इनका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच में से आएगा, एकदम बीचों बीच में से। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे आप, पी स्क्वायर प्लस 2pp कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2p कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। अब इसको ऐसे कैसे समझा जाएगा, तो वो रिजल्ट तो है ही, उसमें वैल्यू रखनी है और रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कहा ये थोड़ा सा ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, इनका एडिशन किया था, है ना। तो सम ऑफ टू फोर्सेस, सम ऑफ 2p's, ठीक है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस को जब जोड़ा तो ये आ गया। अब हमने कहा यार कई बार क्या होता है कि मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स है, इसकी वैल्यू P नाम दे दी, मान लो आपने, एक दूसरा 10 न्यूटन का फोर्स है, इसकी भी वैल्यू P के बराबर दे दी। अब हमने कहा डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स बताओ, है ना। तो डिफरेंस बताने के लिए याद रखिएगा डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, ये सब बातें अभी जैसे ही मैं कंपोनेंट करना सिखाऊंगा तो आप तड़ अपने आप देखते जाओगे। लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि एक बार आपको रिकॉल कराता चलूँ, चीज़ों को रिकॉल कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको सारी चीज़ें आ रही होती हैं लेकिन वो दिमाग में इंस्टेंटेनियसली क्लिक नहीं करती, थोड़ा सा समय लेती हैं, पता लगा सिली मिस्टेक हो जाती है, प्रॉब्लम गलत हो जाती है, खैर कोई बात नहीं। तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स अगर आपको चाहिए, है ना, कैसे वेक्टर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, तो कितना आ जाएगा भाई, तो आप कहोगे इसी को रिजल्ट को याद रखना, ये कॉस की जगह क्या हो जाता है, 2p साइन थीटा बाई 2। तो अगर दो वेक्टर्स का डिफरेंस चाहिए, सम चाहिए, सेम वेक्टर है सम चाहिए, तो आप सीधे याद रखो 2p कॉस थीटा बाई 2, डिफरेंस चाहिए 2p साइन थीटा बाई 2, 2p कॉस थीटा बाई 2 सम, 2p साइन थीटा बाई 2 डिफरेंस, 2p कॉस थीटा बाई 2 सम, कॉस थीटा बाई 2 वाला सम, साइन थीटा बाई 2 डिफरेंस, ठीक है। तो 2p कॉस थीटा बाई 2 मतलब अगर सेम है तो 2p cos थीटा बाई 2 सम, अगर डिफरेंट, अगर सेम वेक्टर है लेकिन उनका अंतर चाहिए, उनको घटाना है, तो क्या हो जाएगा 2p sin थीटा बाई 2। कैसे हो जाएगा, आते आते हम लोग करते करते सीखते चलेंगे अभी, है ना। वैसे तो फॉर्मूला है। अब देखो एक सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मुझे लगती है कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम कंपोनेंट करते हैं, कई बार जैसे मान लो एफबीडी बनाया, कंपोनेंट किए, कंपोनेंट करने के बाद हमें तो यही पल्ले नहीं पड़ता कई बार कि भाई साहब
कई बार तो तुम जो है ऐसे वैसे बनाते हो, बड़े अजीब अजीब से सवाल हैं। तुम इसमें mg दिखा देते हो, तुम इसमें टेंशन दिखा देते हो, mg करते थे, कभी तुम mg के कंपोनेंट करते हो, कभी तुम टेंशन के कंपोनेंट करते हो। मेरे को तो समझ में नहीं आता कब किसके कौन कंपोनेंट करेगा और क्यों करेगा और क्या होगा। ये सारी बातें हम धीरे धीरे सीखेंगे, कब कैसे सिचुएशन में हम कैसे कंपोनेंट करते हैं और ऐसे ही क्यों करते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है इक्वेशन बनाते समय ना, कई बार हम कोई सी इक्वेशन लिखते हैं, कोई सी छोड़ देते हैं, कोई सी लिखते हैं, कोई सी छोड़ देते हैं। एफबीडी बनाया, पता लगा हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लिखी, वर्टिकल वाली छोड़ दी, वर्टिकल वाली लिखी, हॉरिजॉन्टल वाली छोड़ दी। तो वो सारी चीजें कैसे होंगी, आएंगी, सारी एक एक बात लूंगा मैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे, ताकि समझ में आता रहे। ऐसा ना हो कि समझ में आना बंद हो जाए फिर गेम खत्म हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एक बार तो भाई जीवन में पढ़ना ही चाहिए, 15 सेकंड का समय तो बनता है। तो रिजोल्यूशन का वेक्टर के अब जैसे किसी ने कहा यार ये एक वेक्टर है, बताओ इसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट हो सकते हैं बताओ। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई जब कंपोनेंट है 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक आया कि भाई जेड डायरेक्शन में भी तो होता है, अरे तीन 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 तीन, हाँ तो उसमें क्या। तो खैर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की अगर बात की जाएगी तो मैक्सिमम 3 कंपोनेंट है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात होगी तो 3 कंपोनेंट है ना, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। लेकिन किसी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं ना। अब क्या है, ये क्या भला चली भाई, हमने कहा देखो सब समझो समझो समझो। मान लो तुम्हें यहाँ से ए, इधर से ए तुम्हें जाना था, तुम यहाँ से चले, इनिशियल थे, तुम यहाँ पर फाइनल पहुंच गए। अब किसी ने कहा इसके कंपोनेंट बताओ, मैंने कहा देखो भाई तुम पहले इधर जाओ, फिर तुम इधर जाओ, फिर इधर चले जाओ, फिर इधर चले जाओ, है ना, और फिर वापस लौट के इधर चले जाओ। तो ये तुम्हारा जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर हो गया बी, ये वेक्टर हो गया सी, ये वेक्टर हो गया डी, ये वेक्टर हो गया ई, ये वेक्टर हो गया एफ। ध्यान से देखना, मैंने कहा आप देखो मैं जहां से चलूंगा वहीं आ जाऊंगा, सिंपल बात। मैंने कहा ये मैं यहां से चला, यहां से इनिशियल जगह से पहले मैं चला बी, तो बी की दिशा में है, बी के बराबर चला तो मैं लिख दूंगा प्लस बी। फिर मैंने कहा मैं सी चला, प्लस सी। फिर मैं भाई जी डी चला, प्लस डी। फिर मैं चला यहां से ई, मैंने कहा प्लस ई। ठीक है, एक एक स्टेप चल रहे हैं अपन, धीरे धीरे चल रहे। अपन गए बी, सी, फिर डी, डी की दिशा में गए, फिर ई की दिशा में गए तो ई लिखा, फिर एफ की दिशा में गए तो एफ लिख दिया वेक्टर लगा के, है ना। और फिर हमने कहा अब हम यहां से किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो अब हम ए इधर की तरफ था और हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, ए के हम जा रहे हैं ऑपोजिट, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस है। अरे मैंने कहा यार ये तो मैं यार भाई साहब मैं यहीं से चला था यार, मैं यहीं पर आ गया यार, जहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ऐसे इसको मैंने माइनस से क्यों लिखा है? तो मैं ए की दिशा में नहीं चला, मैं यहां से गया इधर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ऑपोजिट जा रहा हूं, माइनस है, एकदम सही, ए के ऑपोजिट जा रहा हूं ना, ए इधर की तरफ है और मैं इसके ऑपोजिट गया तो माइनस लगा दूंगा। हाँ, पहुंच कहाँ गया, जहां पहुंच गया, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, घर लौट के बुद्धू घर को आया, 0 हो गया। तो मैंने कहा क्या वेक्टर ए को तुम अगर देखो इसको इक्वल टू किस तरफ ले जाओ, है ना, तो तुम अगर देखोगे तो वेक्टर ए तुम्हें किसके बराबर मिलेगा, तुम कहोगे वेक्टर ए मिल रहा है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, है ना। तो ये वेक्टर मुझे मिल रहा है ए प्लस बी। अब मुझे ए वेक्टर के दिख रहा है भाई साहब, ए वेक्टर को इतने हिस्सों में तोड़ दिया गया है, तो दीज ऑल आर व्हाट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कौन है ये, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैं। अरे भाई साहब क्या ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं क्या? नहीं 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 नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है भाई साहब, ये तो जनरल कैसे भी कर रहा है, आपने कंपोनेंट कर दिए। दीज आर नॉट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी देखेंगे हम। अच्छा, कई बार ऐसे सवाल में बात चल रही है तो बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे वो कई बार ऐसे बना देता है वेक्टर, एक वेक्टर बनाया, दूसरा वेक्टर बनाया, फिर एक तीसरा वेक्टर बनाया, फिर चौथा बनाया, फिर ऐसे करके पांचवा बनाया, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी डी ई, है ना। अब क्या कहा, इनमें रिलेशन निकालो, ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू, ऐसे करके ना सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत आसान, बहुत आसान, एकदम कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल। अभी आप यहां से चलो, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो, यहां पकड़ लो, जहां मन करे पकड़ लो, एक पॉइंट पकड़ लो, एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट पकड़ा। मैंने कहा अच्छा भाई चलो यहां से चलेंगे, ये नीचे लिख दिया, यहीं लौटेंगे अपन, जहां से चले वहीं लौटेंगे। अपन ने कहा चलो भाई चलो 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 चलो, कहाँ गए, ओ ए ए ए चल गए, ए चल गए, ए लिख दो।
फिर चलो 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 बी चल गए, बी लिख दो। फिर इधर जाओ, अरे रे 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 उल्टे जा रहे हो, नीचे की तरफ है, उल्टे जा रहे हो, माइनस सी लिख दो। अब फिर डी की दिशा में डी लिख दो भैया, डी लिख दो भैया, डी डी लिख गए, यहां पहुंच गए। अरे यार इधर जाना है, अरे तीर लग जाएगा, सामने से जाओगे जैसे खोपड़ी में तीर लग, उल्टे जा रहे हो, उल्टे जा रहे हो, माइनस ई लिख दो, है ना, और इज इक्वल टू क्या कर दो, जीरो लिख दो। अब अगर उसने क्वेश्चन में पूछा होता कि ए वेक्टर कैसे, एक क्वेश्चन बना के देता, ए वेक्टर की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कुछ प्लस में कुछ माइनस में, बहुत कंफ्यूजन होता है। अब उसने कहा ए की वैल्यू बताओ, ऑप्शन दिए चार, ए की वैल्यू बताओ, ए के चार ऑप्शन दे रखे, ए की वैल्यू दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना, दूसरे ऑप्शन में ए की वैल्यू दिस प्लस दिस। मैंने कहा रुको 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 रुको, ए की वैल्यू निकालनी, अपन को सब आ रहा, अपन ऐसे लेंगे ए इज इक्वल टू, इधर भेज दो बाकियों को इधर भेजो, जो माइनस के थे वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस के थे वो माइनस में हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, आ गया। अब मान लो भाई ए की वैल्यू आ गई, मिला लो यार, जो सा भी हो टक करो, मस्त रहो। तो ये हो गया किसी भी वेक्टर के मल्टीपल तरह के कंपोनेंट करना, इनको रिजॉल्व करना, बट दिस इज नॉट अ रेक्टेंगुलर वे ऑफ डूइंग कंपोनेंट। तो किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है कि किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो आपको कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। तो खैर चलो ठीक है। अच्छा एक और बात आती है, जैसे मतलब ऐसे ऐसे सोचते कई बार हम, यार जैसे मान लो ऐसे एक वो तो ना ट्रायंगुलर लॉ, ना ट्रायंगुलर लॉ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ट्रायंगुलर लॉ, तो ट्रायंगुलर लॉ कुछ है नहीं, पॉलीगन लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, सारे लॉ सेम, है ना। उसने कहा भाई जब आप पहले गए ए, फिर आप गए बी, और आपने कहा इन दोनों का रिजल्टेंट आपने बताया सी, है ना, और आप इसको कैसे लिखते थे, आपने कहा अरे ये तो हमारे पास दूसरा तरीका है, अब तो हम यहाँ से चलेंगे ऐसे, एक जगह से चलेंगे वहीं लौट के जाएंगे। तो अभी हमने कहा देखो पहले गए इधर ए, इसको ए वेक्टर बोलेंगे, फिर हम गए बी, बी वेक्टर बोल देंगे, फिर हम गए इधर अपोजिट में गए माइनस सी बोल देंगे। तो अभी हमारे पास सी की वैल्यू क्या आने वाली है, सी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ए प्लस बी, ये वैक्टोरियली लिखा गया है, ये वैक्टोरियली लिखा गया है। सी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो अगर किसी ने मुझे ये वाला एंगल दे दिया होता थीटा, तो सी का मैग्नीट्यूड मेरे जो रट्टा पड़ा हुआ है वो मैं क्या लिख देता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर लिख दिया करता था, वही पुरानी बात है ना। तो मैंने कहा यार इसको ट्रायंगुलर लॉ बोलते हैं क्या, हाँ इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ, इसी को बोलते हैं। अगर इसको ऐसे करके बना दो कि बी को इधर बनाओ पहले, हैं, और फिर जो है ए को इधर बनाओ, तो यही लॉ क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम लॉ कहलाएगा। हमने कहा अच्छा ये था, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, ये तो हम बता देंगे। अब उसमें छोटी छोटी बातें आती हैं, छोटी छोटी बातें कि भैया ये जो है मतलब ऐसे तो ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कोई अलग नहीं है, सारी बातें सेम है ना। तो अभी वेक्टर के एडिशन आ रहे थे, अब हमें मेरी आपसे बात होती है कि वेक्टर को रिजॉल्व करना है, तो वेक्टर के कंपोनेंट करने हैं। कौन से कंपोनेंट की, अब खास कंपोनेंट्स की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर, कौन से कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना। तो मैंने कहा चलो आओ करेंगे भाई, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे, और किस में कर रहे हैं, 2D में फिलहाल हमारे को अपने आप को फोकस रखेंगे, 2 डायमेंशन में ही फोकस रखा जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने कहा देखो पहले वेक्टर के कंपोनेंट एक बार देख लो, बस एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि आपको कंपोनेंट करना पड़ते हैं, और जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स आती है, जो कि आएगी ही आएगी, आपको ये बात पता है कि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स आती है, कंपोनेंट में थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, तो वो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम लोग कैरी करेंगे, ताकि ऐसे चलेंगे कि कहीं अटके नहीं, बस जो पढ़ें वो हो जाए, है ना। थोड़ा सा उसके लिए कष्ट तो थोड़ा सा आता है कि यार कंपोनेंट तो मुझे आते थे यार, मेरे को जबरदस्ती सिखा दी गए, नहीं सिखा नहीं दी गई, रिवाइज कर रहे हैं अपन, है ना। तो अभी हमने कहा देखो रिवाइज भी कर रहे हैं और सीख भी है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो अभी यहाँ पर मान लो कोई एक फोर्स है, अब ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इस फोर्स के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हम 2 डायमेंशन की बात हो रही, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर सकते हैं। तो इसको कैसे सोच सकते हैं हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि भाई देखो इसको अगर पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ, या ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ। तो हमने कहा यार ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो हमें नहीं पता, तो तुमने कहा एफ एक्स कर लो इसका नाम, इस वाले का नाम एफ वाई कर लो, इसका भी नाम एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम ही है, देखो है ना, रेक्टेंगल बन रहा है, ये एफ वाई है तो ये भी एफ वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप साइन थीटा की बात करो तो थीटा के ठीक सामने वाला एंगल वैल्यू क्या होती है, इसका नाम रख देते हैं परपेंडिकुलर, इसका नाम रख देते हैं बेस, इसका नाम रख देते हैं हाइपोटेन्यूज। एक बार जीवन में साइन थीटा की वैल्यू जब लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, एफ वाई अपॉन एफ के बराबर। तो एफ वाई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, एफ साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा देखो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से,
साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एफ बाई कितना आ गया एफ साइन थीटा। अब ये कितना आ गया एफ एक्स, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखोगे तो क्या लिखोगे, बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप लिखोगे एफ एक्स अपॉन एफ के बराबर, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, है ना। अब लेकिन इस बात को मैं चीजों को एक बार समझता हूं, मुझे पता है कि यार देखो बार बार अगर आप हर बार चीजों को वहीं जगह से शुरू करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या होता है कि क्वेश्चंस के सॉल्व करने का समय बढ़ता जाता है। अगर आप एकदम बिल्कुल हर बार जीरो से स्टार्ट करोगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय इतना बढ़ जाएगा कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, और जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो नुकसान बढ़ता जाता है। तो नोटिस करिएगा कि ये वाला कंपोनेंट अगर आपने नोटिस कर लिया होगा तो ये आ गया था एफ कॉस थीटा, ये आ गया था एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो, मैंने आपको अभी तक जो हमने सीखा है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई मैंने फोर्स बताया था, ये मैंने एंगल लिया था, आपको मेरे साथ साथ चलना ही होगा, है ना। आप मेरे थोड़ा साथ चलोगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं अपन। तो एफ का इधर कंपोनेंट थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट, थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट, ये कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला या ये वाला कंपोनेंट कितना आने वाला है, एफ साइन थीटा, है ना। बस जल्दी जल्दी देखते चलेंगे अपन, अपने को ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैंने कहा देखिएगा, फिर से देखिएगा। अभी मैंने कहा भाई जी यहां पर मान लीजिए फोर्स ऐसे लग रहा है कोई एफ, है ना, ये एंगल है थीटा, अब कंपोनेंट किधर आएंगे, तो मेरा दिमाग मुझे पता है भैया कंपोनेंट दोनों तरफ से घेरेंगे फोर्स को, समझ गए ना बात को, कंपोनेंट दोनों तरफ से फोर्स को क्या कर लेंगे बेटा, घेर लेंगे। तो मैंने कहा यार अगर इधर किसी चीज को खींचना है तो इसका एक कंपोनेंट जो है मुझे इधर दिखाना चाहिए कायदे से, एक इधर को दिखाना चाहिए और एक इधर को दिखाना चाहिए, ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आए। अब जिस तरफ थीटा होगा उधर में लिख दूंगा एफ कॉस थीटा, उसके दूसरी तरफ वाले में लिख दूंगा एफ साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई, मैंने कहा बिल्कुल आ गई। अभी आपने कहा देखो, फिर से देखो, समझो समझो समझो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ऐसे फोर्स लग रहा है। किसी ने कहा ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल थीटा है, कंपोनेंट करना है, एक कंपोनेंट आएगा वाई दिशा में, एक कंपोनेंट आएगा एक्स दिशा में, ध्यान से देखना समझना। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर इसको इधर लेके जाना है, इधर की तरफ फोर्स है, इधर की तरफ कोई वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो थीटा की तरफ वाला कॉस थीटा, दूसरा वाला साइन थीटा, दो कोई भी दिखा दे, कहीं भी दिखा दे, आपको नोटिस क्या करना है, उसने ऐसे लगा दिया, कोई वेक्टर लगा दिया, कोई पी लिख दिया, पी वेक्टर है कोई, है ना, उसने यहां थीटा लिख दिया। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या है कि इसको दोनों तरफ से घेर देना है, एक कंपोनेंट इधर एक इधर, ये घेर लोगे, एरो को देखो, ये भी नीचे एरो, ये इधर, ये दोनों इधर एरो एरो एरो, है ना। तो पी आपने बना दिया। अब जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ क्या लगा दोगे बेटा, कॉस थीटा, इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, पी कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, पी साइन थीटा। देख रही बात, कोई दिक्कत नहीं, अरे कहना वैसे यार ये तो कर लेंगे, ये वाला तो हो गया। आगे बताओ, आगे देखो जान ले मामला, है ना। अभी किसी ने कहा ये आ गया भाई साहब फोर्स, है ना, अब ये उन्होंने कहा भाई कार्यक्रम समाप्त, उन्होंने कहा ये एंगल थीटा दे दिया गया, कंपोनेंट करो। मैंने कहा भाई 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 ऐसे आ गया, अब क्या करें, आए? मेरे को नहीं आ रहा, क्या करूं, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो फोर्स था ना, मैं इसको पकड़ के ऐसे ले जाऊंगा यहाँ टक, अरे 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 कहाँ से आए थे, यहाँ से था, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे हल्का सा आइडिया ले लूंगा मैं, अच्छा इधर की तरफ जा रहा था, ऐसे था ये, ऐसे था, इसको ऐसे ले गया, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आसान, बहुत कुछ है ही नहीं। अच्छा ऐसे इसको इधर बढ़ा लेते हो, अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों, देखो देखो ये एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल, है ना, ये एकदम सामने सामने, ये एंगल थीटा हो गया। मैंने कहा भाई वो पी तो लाए नहीं यार भाई, पी तो वही रह गया, चलो आ जाओ बेटा, पी इधर आ गया, पी इधर आ गया। अब हमने क्या करें, अब देखो भाई जब दो कंपोनेंट दिख रहा है मुझे, एक कंपोनेंट मुझे इधर दिख रहा, एक कंपोनेंट मुझे इधर दिख रहा, ये दो बीच में घेरेंगे इसको, है ना, दोनों तरफ से घेर लेंगे, जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ लिख दोगे पी कॉस थीटा, इधर वाला लिख दोगे पी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा समझदार लोगों को इशारा ही काफी होता है, वो तुरंत समझ जाते हैं कि यार सिचुएशन ऐसी थी, इतना जो है मतलब जो है वो मुश्किल करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसी कंपोनेंट को, इसी को उठा के ऐसे पीछे करो, इसी को उठा ऊपर कर दो, तो ये वाला जो पी कॉस थीटा था इसको पीछे करो, तो ये इधर आ गया,
ये कितना हो गया पी कॉस थीटा। इसी को ऐसे उठा के ऊपर कर दो, अगर ऊपर से नीचे नहीं शिफ्ट करना तो ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना आ गया पी साइन थीटा। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, पहले इसको थोड़ा सा खिसका लिया, खिसका के आपने इसका एक कॉम्पोनेंट कॉस इधर कर दिया, साइन इधर कर दिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने कहा यार देखो ये तो पीछे ही था ना यार, लेकिन कायदे से तो यार, तो मैंने कहा कायदे से, ये तो कायदे से ले लो, तो पी को पीछे किया, इसको भी पीछे, इसको भी पीछे, कॉम्पोनेंट हो गया। अब किसी ने कहा अच्छा देख लो, पीछे की तरफ वाला कॉस, दूसरी तरफ वाला साइन। अब किसी ने कहा अच्छा ऐसा ऐसा, चलो आओ 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 आओ, इधर लगा दिया उसने फोर्स पी या एफ लगा दिया, कोई ये एंगल दे दिया थीटा, उसने कहा आप कॉम्पोनेंट करो। मैंने कहा ये क्या है, टाइम पास कर रहा है। तो ये मैंने कहा भाई साहब ये जो है इसको अगर आप ऐसे इसको कैरी करोगे, क्या करोगे, कैरी करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको उठाया आपने, आपने कहा इसको ऐसे लेके जाएंगे दिमाग में, ये एंगल आपको दिख रहा था यहाँ पर, ये वाला एंगल कितना दिया था मैंने, थीटा दिया था। आपने कहा इसको हम ऐसे ऐसे इधर की तरफ बढ़ाऊंगा, ऐसे कायदे से दिमाग में बनती है चीजें, ये अपोजिट एंगल चेक करूंगा, ये एंगल थीटा आ गया, इधर एक कॉम्पोनेंट आएगा, इधर आएगा, इधर वाला एफ कॉस थीटा आएगा, इधर वाला एफ साइन थीटा आएगा, और इनको पीछे कर दूंगा, तुम भी पीछे तुम ऊपर, तो मुझे बहुत सीधे डायरेक्ट दिखने लगेगा, जल्दी ही मुझे एक बार में डायरेक्ट दिखने लगेगा। मैं कहूँगा ये थीटा, थीटा की तरफ वाले को एरो का ध्यान रखना, एरो किधर लगा रहा हूँ, ये एफ कॉस थीटा आ गया, इधर वाला एरो किधर आ जाएगा, ये एफ साइन थीटा आ गया। देखो वही किया है, थीटा वाला कॉस, इधर वाला साइन, तो वही किया है, उसको ऊपर पीछे ले जाओ, कंपोनेंट को इधर से उधर एडजस्ट कर दिया जाएगा, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा, आगे बढ़ाएंगे। देखो तो अभी हमने क्या किया कि वेक्टर के कंपोनेंट करना शुरू कर दिए, अब हम थोड़ा सा वेक्टर्स के टाइप लेके कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो अभी देखो क्या होता है, वेक्टर का, जैसे कोई वेक्टर दिया गया है, अब वेक्टर के कंपोनेंट कंपोनेंट कर लिया आपने। अब वेक्टर के एक खास चीज होती है, एक खास वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नई चीज बनाई, नई चीज का नाम है यूनिट वेक्टर, है ना। शुरू में लोग इसको मालूम है क्या बोलते थे, यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन ही बोलते थे, इसी को बोलते थे डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को क्या बोलते थे, ये डायरेक्शन, है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब दिशा, है ना। यूनिट वेक्टर फंडामेंटली कौन है, डायरेक्शन है। तो हमने कहा कैसे, ऐसे कैसे, तो हमने कहा देखो 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 देखो, अभी जैसे मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना बेटा, ये आपका साउथ डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है। तो अब ईस्ट डायरेक्शन, इसी दिशा में हम लोग क्या ले लेते थे, एक्स एक्सिस ले लेते थे ऐसे करके, है ना। इस दिशा में हम ले लेते थे वाई एक्सिस, नॉर्मली हम ऐसे लिया करते थे, वैसे हम कहीं भी ले लें। फिर लोगों ने, शुरुआत की बात है, लोगों ने कहा यार देखो ईस्ट डायरेक्शन को दिखाना है, मतलब एक्स डायरेक्शन को दिखाना है, तो इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स डायरेक्शन को। कुछ लोग आज भी बड़े स्टैंडर्ड्स किताबों में, अगर आप बड़ी किताबों में देखोगे तो एक्स एक्सिस को कई लोग एक्स कैप ऐसे दिखा देते, इसका मतलब है एक्स दिशा। लेकिन हम लोग इसको क्या दिखाएंगे, एक्स डायरेक्शन को आई कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, कैप लगा दिया किसी चीज पर, इसका मतलब है वो कौन सा वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, दिशा है भाई सब, दिशा है। तो मैंने कहा यूनिट वेक्टर है तो दिशा है, तो यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर क्यों कहते, ये भी तो एक समस्या है ना यार, डायरेक्शन है। अब जैसे किसी ने कहा ईस्ट के डायरेक्शन में जाओ, लेकिन मैथमेटिकली ईस्ट डायरेक्शन दिशा हो गई, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से। तो यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं इसको, इसकी वजह क्या है कि इस आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिट, मतलब 1। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, मतलब 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए क्या करोगे, आई कैप लगा दोगे। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, जे कैप यूज करते हैं। जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए बेटा क्या करते हैं, के कैप यूज करते हैं। तो आई कैप हो गया एक्स डायरेक्शन के लिए, जे कैप हो गया वाई डायरेक्शन के लिए, के कैप हो गया जेड डायरेक्शन के लिए। तो एक्स डायरेक्शन में अगर आपको कुछ भी चलना होगा, जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई एक बंदा है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेस हो गया, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दिखाया जा रहा है, इसको आप लिख रहे हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना। इसका क्या मतलब है, तो आप कहोगे देखो वो पहले एक्स दिशा में गया, कितना गया, 2 मीटर गया, एक्स दिशा में कितना चला गया, 2 मीटर चला गया। फिर किधर चला गया, फिर 3 मीटर वाई दिशा में चला गया। फिर जेड दिशा में गया, कितना गया, 5 मीटर जेड, जेड डायरेक्शन ऐसे चलेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो जेड डायरेक्शन में कितना चला गया, 5 मीटर चला गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा अगर ये 2 और 3 होते तो रिजल्टेंट हम ऐसे जोड़ देते, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से,
है ना। अब लेकिन ये तो यहाँ से 5 भी चला गया, तो मैंने कहा ये तो यहाँ हवा में बैठा हुआ, भी ये तो 5 मीटर इधर हवा में बैठा हुआ है। तो 5 मीटर अगर हवा में बैठा हुआ है तो यहाँ पर देखो एक एरो बन रहा है, एक दूसरा एरो 5 मीटर के इधर बन रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो रिजल्टेंट फिर से पाइथागोरस से आएगा। इसको देखो ध्यान से, ये गया 2, ये गया 3, और जेड दिशा में गया कितना, 5 गया। तो अभी यहां पर बैठे हो आप, पेन की टिप पर बैठे हो, पेन की टिप आपको दिख रही होगी, शायद नहीं दिख रही तो मैं दूसरे पेन से दिखाता हूं। पेन की टिप पर अगर आपको ये पेन दिख रहा है, इसकी टिप पर आप पहुंच गए हो, तो अभी इधर गए और फिर 90 डिग्री पर इधर गए, तो यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा हवा में। तो हवा में जो ट्रायंगल बनेगा, तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड में इसका क्या लिख दूंगा बेटा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब कैसे हो गया, हमने कहा यार इसका स्क्वायर करो और 5 का स्क्वायर करो और अंडर रूट लगा दो, तो यही तो आएगा। तो अगर किसी ने भी कोई भी वेक्टर मुझे दे रखा है, मान लो उसने मुझे वेक्टर दे रखा है, मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो अगर कोई मुझसे बोलेगा कि ये मान लो इतने मीटर है डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताएंगे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दोगे आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा जी, और ये आई कैप जे कैप और के कैप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर के को रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा, कई बार ऐसे होता है, ऐसे हुआ जैसे किसी ने कहा भाई जी ना ऐसे है, मैं जो मतलब उसने कहा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसने कहा एक बंदा है ना, वो ऐसे जा रहा है 30 डिग्री के एंगल पर जा रहा है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। कितनी वेलोसिटी जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म, है ना, रिप्रेजेंट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो अब क्या करें, हमने कहा यार ये तो बहुत ऐसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, रिप्रेजेंट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर जरूरत पड़ती है, आगे पता चलेगा, टूल्स हैं ये, मैं टूल्स अभी लर्न कर रहा हूं। मैंने कहा वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं यार, तो मैंने कहा यार देखो वेलोसिटी लिखनी है ना, इसमें 2 बातें होंगी। कौन कौन सी 2 बातें, एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड, एक तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, इनटू दूसरा क्या होगा डायरेक्शन। 2 चीजें हो गई, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन का क्या मतलब बेटा, यूनिट वेक्टर, है ना। तो मैंने कहा चलो देखो ध्यान से, अब मैंने कहा मैग्नीट्यूड क्या है, तो तुम आपने कहा यार मैग्नीट्यूड भाई जी देखो ये दिख रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड ही तो है ये इसका, इस स्पीड से चल रहा है, उस दिशा में चल रहा है 30 डिग्री के एंगल पर, इसको वेक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हमने कहा ऐसे करते हैं वेलोसिटी को, किसी भी वेक्टर को ऐसे करते हैं, मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन कैसे मिलेगा, बहुत आसान, बहुत आसान। देखो मैग्नीट्यूड कितना है, आपने कहा 4 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन कितना है, हमने कहा देखो डायरेक्शन निकालने के मेरे पास 2 तरीके हैं, पहले मैं बेसिक एक तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अभी आपने कहा आपको इधर जाना है, तो अभी आपका एक कंपोनेंट, एक आई वेक्टर था और एक दूसरा वेक्टर कौन था, जे वेक्टर था कि नहीं। तो अभी आपको क्या करना होगा कि इस दिशा में वेक्टर के कंपोनेंट चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर के, तो आई का इधर को इतना कंपोनेंट जाएगा, तो थीटा की तरफ, ये एंगल है 60 डिग्री, तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर इस दिशा में। तो आई का भी इधर कंपोनेंट आएगा और जे का भी इधर कंपोनेंट आएगा, और के का नहीं आएगा क्योंकि के 90 डिग्री पर है। तो आई का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, आई कॉस 30, और जे का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, जे कॉस 60। तो ये जो मिल गया आपको यूनिट वेक्टर, इसकी दिशा में मिल गया, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो आई कॉस 30 प्लस जे कॉस 60, गॉट इट। तो बहुत आसान है। मैंने कहा फिर से चलो एक एग्जांपल और, एक तो और बनता है ना, कि अगर मान लो ये ऐसे दिया हुआ था तो इसके 2 कंपोनेंट कर लिए, एक तरीका, दूसरा तरीका, दूसरी बार दोबारा से देखना, एक पहले इसको रिपीट फिर उसके बाद नया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी किसी ने कहा यार यहाँ पर ऐसे करके ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एंगल दे दिया गया 37 डिग्री। याद रखिएगा साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। साइन 37 कॉस 53 बराबर होते हैं और कॉस 37 साइन 53 बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज थोड़ा सा याद रखना, डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग।
प्रैक्टिस करने में आसानी होती है। तो अब मैंने कहा इसके दो कंपोनेंट करने हैं मुझे, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड दिया गया है, यूनिट वेक्टर लिखो। तो इस दिशा में कौन सा यूनिट वेक्टर था बेटा जी? इस दिशा में था आई कैप। इस दिशा में कौन था बेटा जी? इस दिशा में था जे कैप। तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर कितना लिखोगे? तो यूनिट वेक्टर अगर इस दिशा में चाहिए तो आई का क्या कंपोनेंट आएगा? आई कॉस 37। इधर एंगल कितना हो गया? 53। जे का इधर कंपोनेंट कितना हो गया? जे कॉस 53। आई कॉस 37 की वैल्यू मैंने कहा रख लेंगे, टेंशन की बात नहीं भाई साहब, टेंशन की बात नहीं। फोर्स की वैल्यू बताओ, फोर्स की वैल्यू। मैंने कहा चलो रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो, मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड। दो बातें हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट वेक्टर, है ना? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड ये रखा भाई सब 10 न्यूटन। मैंने कहा ले 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 10 न्यूटन आ गया। यूनिट वेक्टर बता भैया। मैंने कहा ये रखा भाई सब यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर लिख लो। तो आई कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू कॉस 37 4/5, 4i/5 प्लस कॉस 53 कहाँ है? 3/5, 3/5 कॉस 53, 3/5 यहाँ लिखेंगे इसकी जगह 3/5 जे कैप। जे कैप कितना हो गया? मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा दिमाग मत करो, अंदर मल्टीप्लाई करो। 10 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 उड़ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो ये बन जाएगा 8 आई कैप, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 6 जे कैप बन गया। और आपने कहा यार ये न्यूटन में आ गया। ये एक बहुत सिंपल, बहुत फंडामेंटल, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हर बार एक ही कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता है। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडनिंग ऑफ माइंड, है ना? दैट्स वाई पीपल आर सिलेक्टिंग यू फॉर स्पेसिफिक ग्रेटर पर्पसेस, है ना? जैसे आप बड़े बड़े कंपटीशन निकाल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छे बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पर दे नीड ऐसे लोग होने चाहिए जिनके सोचने का दायरा लिमिटेड ना हो। वो उनको ऐसे दिखना चाहिए कि यार ये बंदा ऐसे सब दिख रहा होता है इसको, ये उन समस्याओं के जवाब देगा जिनका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिए। ये उन मशीनों को ठीक करेगा जिसको 10 साल से काम करने वाला कोई जो है लेबर बंदा जो वहाँ पर काम कर रहा है, सुपरवाइजर जो वहाँ पर 15 साल से उस मशीन पर काम कर रहा है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, ये एक इंजीनियर जाएगा 2 मिनट में सॉल्व करके आएगा, है ना? ऐसे लोग जिन्होंने प्रॉब्लम को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सीखा, कभी नहीं जाना, उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? ब्रॉडनिंग चाहिए। और ऐसे ही लोगों को चुना जाता है, ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाया जाता है कि तुम ही संभालोगे चीजों को। तो ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो देखिए एक तरीका था हमारे पास, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया था। अभी मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक फोर्स लग रहा है एफ, है ना? मैंने आपको वैल्यू दे दी थी बाई चांस 10 न्यूटन। यहाँ पर एक एंगल दे दिया था, मैंने आपको 37 डिग्री। एक पर्सपेक्टिव हमने डेवलप किया था कि यार मैं यूनिट वेक्टर स्पेसिफिकली डायरेक्ट निकाल रहा था। यूनिट वेक्टर में डायरेक्ट लिख रहा था आई का इधर कंपोनेंट, जे का इधर कंपोनेंट, अगर के का आ रहा तो वो भी, हालांकि के का जो आता है वो के कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए वो यहाँ आया नहीं, लेकिन कहीं आ भी सकता है। खैर, दूसरा पर्सपेक्टिव जो कि बहुत आसान है और बच्चों को सबको दिखता भी होगा और आता भी होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा ध्यान से। अभी अगर आप इस फोर्स को देख रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स है, आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट भी कर सकते हो, है ना? तो ये आ गया एफ कॉस 37 और इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा? एफ साइन 37, ठीक है? तो अभी एफ की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते थे कि 10 कॉस 37 कौन सी दिशा में? आई कैप में, ठीक है? और 10 साइन 37 कौन सी दिशा में? जे कैप में। तो आपने इसको लिख दिया 10 साइन 37 जे कैप। अब आपको दिख रहा हो गया, इसमें से आप चाहते तो 10 कॉमन बाहर निकाल लेते और 10 ही मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, आई कॉस 37 और जे साइन 37, ये क्या बन जाएगा बेटा? वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल मैन। तो अभी हम लोग क्या है, बहुत आसानी से इसको देख पा रहे हैं। और हमारे को दिखने हर एंगल से चीजें चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने इसको सीख लिया तो वो दूसरा पर्सपेक्टिव हमको दिख ही नहीं रहा, हम कह रहे वो तो कठिन है, वो तो आसान है। ये सोच साइड में होनी चाहिए, हमेशा चीजें को देखना आना चाहिए ना। आगे बढ़ेंगे तो देखिए वेक्टर के कंपोनेंट करना सीख लिए, यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिए, यूनिट वेक्टर की परिभाषा रट दिए। अब भाई साहब अजीब अजीब बात चलें, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, है ना? विच ऑफ दीज आर यूनिट वेक्टर, है ना? मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो सीख ही गया भाई साहब। अब जैसे मैंने एक ऑप्शन दे दिया ए, तो मैंने कहा यार ये मैं दे दे रहा हूँ आई कैप प्लस जे कैप,
दूसरा मैंने दे दिया, मैंने कहा भाई साहब ये हो गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। फिर मैंने तीसरा एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा भाई साहब आई कैप माइनस जे कैप बाई अंडर रूट 2 न्यूटन। एक और ले लो, अच्छा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाई अंडर रूट 3। मैंने भाई इनमें से कौन कौन से, मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है, समझ लो कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो मैंने कहा भाई परिभाषा पे चले यार, एक से सही ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, परिभाषा पे आओ भाई साहब। परिभाषा क्या थी कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड मैंने कहा इसका पहले का मैग्नीट्यूड निकालो, पहले का मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं आई के और जे के, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना आ गया अंडर रूट 2। गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। बी पर आओ, इसको सॉल्व किया अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3। ये तो लग रहा है यार, ये तो लग रहा है अंडर रूट 3, ये तो 1 आ गया, आ गया आ गया। ठीक है, सी पर आओ, सी पर आए अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2, ये भी 1 दिख रहा है मुझको, ये भी है। डी पर आओ, डी पर भी यही दिख रहा है मेरे को, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना था 1, इसका कोफिशिएंट कितना था 1, इसका कोफिशिएंट कितना था -1, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 3, ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, बी सी एंड डी आर करेक्ट आंसर। बट द गेम इज कि बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, ओनली डी इज करेक्ट। ठीक है, आपने ध्यान दोगे अगर तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मीटर लगा हुआ है, तो ये 1 मीटर आया था, यहाँ पर न्यूटन लगा हुआ है, ये 1 न्यूटन आया था, और केवल एक जगह पर मैग्नीट्यूड 1 आया है ना। तो नोटिसेबल बात, पूरी बात पूरी बात पूरी की पूरी बात दिमाग में अगर नहीं रहेगी और आपने उसमें कुछ भी एडिशनल सब्सट्रैक्शन किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी आपको बताया गया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये नहीं बताया गया था कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर होता है या 1 न्यूटन होता है या 1 सेंटीमीटर होता है या 1 किलोग्राम होता है या कुछ भी नहीं होता, मैग्नीट्यूड 1 ओनली। तो अभी इसमें आप देख रहे हो एक नोटिसेबल बात क्या आ गई, ध्यान देने वाली बात क्या आ गई कि अरे यार भाई साहब झटका लग गया हल्का सा, है ना, हल्का सा झटका लग गया। कि क्या झटका लग गया, नोटिस कर लिया आपने, आपने कहा यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, समझ गए, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, मतलब उसका मीटर न्यूटन सेकंड ये सब नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो चलो अब हम थोड़ा सा एक दो बात मेरे से और देखेंगे। तो वेक्टर के में अब आप चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, वेक्टर्स को एडिशन करोगे, है ना, और उसमें कई कई तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मान लो एक वेक्टर आपको फोर्स दे दिया गया और फोर्स की वैल्यू उसने दे दी गई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब इस वेक्टर को अगर आपने क्या करना, मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन बाय अ नंबर, ठीक है, नंबर, मैंने नंबर ले लिया एग्जाम्पल के लिए, मान लो मैंने ले लिया -3। तो अब इससे होगा क्या, तो ये जो फोर्स आएगा, ये फोर्स जो मेरे पास आएगा एफ डैश, है ना, ये फोर्स बदल गया, इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया। तो अभी देखो कुछ नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो उस न्यूमेरिकल वैल्यू के गुना हो जाता है। तो ये किसको क्या लिख दोगे, -6i कैप प्लस की जगह यहां पर भी माइनस हो जाएगा, -3 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, -9j कैप -12k कैप। इससे फर्क क्या पड़ा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हो गया ट्रिपल, है ना, एंड डायरेक्शन हो गया ऑपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान सी बात है। मैंने कहा अच्छा, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास एक वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, है ना,
और ईस्ट डायरेक्शन में है। आई कैप का मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है। मल्टीप्लाई बाय -2, मल्टीप्लाई बाय -2, तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो यही वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर नया वेक्टर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6, सॉरी -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 से हो जाएगा 10। यहां पर ऐसे लिख सकते थे, है ना, आई कैप, लेकिन इसको और अच्छे से लिखोगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब कौन सी दिशा हो गई बेटा, वेस्ट, मतलब वेलोसिटी डबल हो गई मैग्नीट्यूड में और दिशा जो हो गई वो अपोजिट हो गई। तो अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतना गुना हो जाएगा। अगर वो वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन किया वो नंबर पॉजिटिव है, दिशा सेम रहेगी, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो दिशा अपोजिट हो जाएगी। तो किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने गुना हो जाता है, नंबर के पॉजिटिव होने पर दिशा सेम रहती है, नंबर के नेगेटिव होने पर दिशा अपोजिट हो जाती है। ठीक है जी। अब हमारे पास आती है जैसे मान लो वेक्टर इक्वल हैं, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। इक्वल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि वेक्टर दो एस्पेक्ट में इक्वल होना चाहिए। कौन कौन से एस्पेक्ट में, आपको दो बातें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि यार मेरे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस x k कैप, और ये वेक्टर इस दूसरे वेक्टर के इक्वल है जिसकी वैल्यू है ai कैप प्लस bj कैप प्लस 5k कैप। मैंने कहा अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, कैसे वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं, तो बहुत जरूरी है कि इसका ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वाली वैल्यू है ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर, और ये जो 3 की वैल्यू है किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर, और ये जो x है ये किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर। तो आप लिखोगे 2 इज इक्वल टू a, है ना, 3 इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू 5। तो अगर कोई दो वेक्टर आपस में बराबर हैं तो उनके सारी चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए। समझ गए बात। तो अभी उसने कहा कि अच्छा पैरेलल वेक्टर की बात करो, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा चलो एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, है ना, इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, एक वेक्टर के पैरेलल है जिसकी वैल्यू है माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस -14k कैप। उसने कहा भाई जी ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, माइनस एक्स आई कैप माइनस प्लस वाई जे कैप -14k कैप, और ये एक वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। उसने कहा ऐसा करो एक्स एंड वाई की वैल्यूज बता दो भाई। तो मैंने कहा देखो अब पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट और इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फर्क है, समझना है ना, जरा सा फर्क है पैरेलल वेक्टर में और उसमें क्या फर्क है। अब इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये इसके कोफिशिएंट उठा लिया आपने, क्या कर लिए, इसके कोफिशिएंट देख लो, इसका कोफिशिएंट है -x, यहाँ पर +y और ये -14, इसके कोफिशिएंट क्या है 2, आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का कोफिशिएंट 3, के कैप का कोफिशिएंट -7, नो प्रॉब्लम। इनमें कोफिशिएंट एकदम इनका रेशियो क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो आप लिखोगे -x, इसका कोफिशिएंट उठाया -x डिवाइडेड बाय 2, इसका j का कोफिशिएंट यहाँ पर y है, इसको लिखा y इज इक्वल टू लगा ही रखा पहले से, अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा +3, है ना, इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा -14, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है -7। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। कितनी इक्वेशन आ चुकी है, दो इक्वेशन। तो अभी हमारे पास इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, -x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आप मुझे x की वैल्यू बता पाओगे, आप कहोगे बहुत आसान है, इसके साथ इसको ले लो पहले, तो x की वैल्यू दिख जाएगी, तो 2 को उधर भेजोगे तो 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा -4, और अगर 3 को इधर भेजोगे तो 3 2 क्या होता है बेटा 6 हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ये आपने देखा पैरेलल वेक्टर का अगर कोई सवाल आता है इस तरह की चीजें पूछता है, ध्यान रखिएगा कैसे बताएंगे। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज जिसका नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, है ना, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा देखेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन एक बार देखते चलते हैं ताकि चीजें कहीं से कोई मिस हो रही हो तो हमें पता लग जाए। तो वेक्टर के दो तरह से मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट मल्टीप्लिकेशन।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो अभी डॉट मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, ये सब मैथमेटिकल मीनिंग होते हैं इनके, है ना। तो जैसे किसी ने कहा यार एक वेक्टर है मान लीजिए कोई p और एक वेक्टर है मान लीजिए कोई q, है ना। और हमारी फिजिक्स में तो चीज़ों के बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे सिग्निफिकेंस। तो पहले लेकिन डेफिनेशन, उसके बाद सिग्निफिकेंस तो हमारा थ्रू आउट पूरी फिजिक्स में चलेगा। एक एक बात हम सीखेंगे, कहाँ पर डॉट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। फिलहाल हमको क्या करना है कि मैथमेटिकल टूल कैरी करने हैं अपने संग, है ना। तो अभी हमने कहा यार देखो इन दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट को कैसे दिखाएंगे, कौन से प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को। तो डॉट प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब इसका और दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। अब ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि क्या हो रहा है कि भाई साहब दो वेक्टर को उनने ऐसे मल्टीप्लाई किया कि वो वेक्टर ही नहीं बचा, रिजल्ट जो आया ऐसे मल्टीप्लाई हुआ उनका रिजल्ट स्केलर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करते वो देख लेते हैं बस। तो डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं कैसे, P डॉट क्यू। तो P डॉट क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा भाई एक ऑब्जेक्ट है, इसका इधर पर डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर, है ना। कितना डिस्प्लेसमेंट करा दिए हो, 5 मीटर, और यहाँ पर कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए थे, और ये एंगल मान लो आपने 30 डिग्री दे दिया था। तो अगर किसी ने कहा वर्क बताओ, तो हमने कहा वर्क की परिभाषा क्या थी, वर्क की परिभाषा थी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या थी परिभाषा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा यार फोर्स कितना है, आपने कहा अब इसको कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा लिख दिया जाएगा, बहुत आसान सा है। तो आपने कहा फोर्स की वैल्यू बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, आपने कहा 10 न्यूटन, मैंने कहा लिख लो भैया, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपने कहा 5 मीटर, हमने कहा ये भी लिख लो। कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मैंने कहा ये भी लिख लो। कितना आ गया, 25/√3। फोर्स लिखा था न्यूटन में, ये लिखा था मीटर में, तो ये न्यूटन मीटर आ गया। न्यूटन मीटर को क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। तो आपने कर दिया, ये जूल में आ गया, नो प्रॉब्लम। तो अभी आपने डॉट प्रोडक्ट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब इस डॉट प्रोडक्ट में भी थोड़ी थोड़ी सी बातें देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, कोई एक वेक्टर है बी, और कितने एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो अभी ए डॉट बी की वैल्यू क्या बताओगे, तो आप कहोगे यार इसमें तो ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस, बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ए और बी दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0। अब इसका फायदा क्या है, फायदा तो है ना, सवाल सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है। वो कहेगा भाई साहब एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस अल्फा के कैप, एक दूसरा वेक्टर है बी, इसकी वैल्यू है -3i कैप माइनस 4j प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। उसने कहा ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो अल्फा बताओ। हमने कहा अरे यार भाई साहब ये तो कार्यक्रम खराब हो गया। अब हमने कहा यार देखो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक बात का और ध्यान रखते हैं, अब आई कैप जे कैप के कैप भी इनकॉर्पोरेट हो गए। तो अभी हमने कहा यार देखो एक बात बताओ, अगर तुमने मुझे एक फॉर्मूला बताया था ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, ए बी कॉस थीटा, बिल्कुल था। मैंने कहा अगर कोई वेक्टर होगा आई कैप और एक वेक्टर हो गया मान लो इधर जे कैप, इनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है एंगल 90 डिग्री। मैंने कहा भाई जरा बताना आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस 90, अरे बाबा रे ये तो 0 हो गया। मैंने कहा अच्छा बताओ आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 0 हो गई, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर आई कैप डॉट आई कैप करोगे तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, आप कहोगे 1 इंटू इनके बीच का एंगल, दो आई वेक्टर है सेम ऐसे ही, तो दो आई के बीच के एंगल कितना हो गया, आप कहोगे 0 डिग्री। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू को लिखोगे तो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 का मतलब क्या होता है 1। तो याद रखना कि अगर मान लो आई कैप डॉट जे कैप या आई कैप डॉट के कैप या जे कैप डॉट के कैप, है ना, इस तरह के कोई भी डिफरेंट चीजों के डॉट प्रोडक्ट होंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी
0 के बराबर। आई डॉट जे, आई डॉट के डॉट के डॉट जे, के डॉट आई, जे डॉट आई, इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंट होंगे तो 0 हो जाएगा। और अगर सेम होंगे, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, है ना, इसकी वैल्यू याद रखना, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1 के बराबर होती है। अब हमारे पास सवाल आ गया था पहले, भाई जब सवाल क्या आ गया था, सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि अगर ए की वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस अल्फा के कैप और बी की वैल्यू क्या है -3 + 4 + 2, उसने कहा ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, देन फाइंड अल्फा। अरे अल्फा की वैल्यू बताओ। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट करने का एक तरीका, अब दो वेक्टर अगर एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। दो वेक्टर ए और बी, चाहे बी और सी, कोई भी दो वेक्टर दुनिया के, अगर वो वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने कहा यार अब ए को बी के संग डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका भी हमें दिमाग में रखना है डायरेक्ट। मैंने कहा देखो इसका वैसे तो आज जैसे मैं इस नंबर को पकड़ता था, कौन से नंबर को, मैंने कहा भाई जी मैं अगर इस नंबर को पकड़ता तो सबके संग डॉट करता था, फिर इसको पकड़ता सबके संग मल्टीप्लाई करता, फिर इसको पकड़ता सबके संग। डॉट प्रोडक्ट इसमें करना है, बहुत आसानी से याद रखना, आई वाले को केवल आई के संग करो क्योंकि बाकी सब 0 होने वाले हैं, जे वाले को जे वाले से कर लो, के वाले को के वाले से कर लो, आई वाले को आई वाले से कर लो। आई एम अगेन रिपीटिंग माई थिंग्स, है ना। तो मुझे क्या करना था, मैंने कहा देखो जब डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई वाले को आई से वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो जब ए डॉट बी लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, इसके आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से, तो 2 3 जा -6, 3 4 जा 12 और अल्फा इंटू 2 इज 2 अल्फा। और डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, माइनस का 6 है, प्लस का 12 है तो 6 बन गया, तो 6 + 2 अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -3 के बराबर आ जाएगी। तो अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि बस आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सिंस दीज टू वेक्टर्स आर कैसे दिए गए थे, परपेंडिकुलर दिए गए थे, तो परपेंडिकुलर दिए गए थे तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी। तो आप यहां पर लिख दोगे 0, 2 × -3 6 4 100, सॉल्व कर दिया, अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये क्या था, डॉट प्रोडक्ट था। तो डॉट प्रोडक्ट आपने आसानी से कर लिया, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात। अच्छा एक और, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास अभी डॉट प्रोडक्ट तो समझ में आ गया यार, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था भाई, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब जिसका रिजल्ट स्केलर हो, इसीलिए तो इसको कहते थे स्केलर प्रोडक्ट, है ना। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो स्केलर होगा। इसकी जगह पर, लेकिन अब इसके आगे एक बढ़ते हैं, इसकी अलावा दूसरा चीज कौन सी है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे जैसे हमारे पास बहुत सारी जगहों पर हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, करते हैं। अब थोड़ा सा आइडिया भी होगा आपको, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए टॉर्क लिखना है आपको, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F, ठीक है। और जैसे वेलोसिटी लिखनी है, सर्कुलर मोशन में हम लिखा करते थे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था ω×R, है ना। इस तरह से हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलता था, है ना। तो अभी हमने कहा यार ये तो ठीक है, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसको मैथमेटिकली गणितीय रूप से कैसे परिभाषित किया गया। तो मैंने कहा ध्यान से देखिएगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, है ना। दो वेक्टर लेंगे पहले, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बोथ आर सेम। एक बार परिभाषा, उसके बाद कैसे एप्लीकेशन। तो अभी हमने कहा ये वेक्टर ए है, मान लो ये कोई दूसरा वेक्टर बी है, हम एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स को दिखा देते हैं। ऐसा करने के लिए क्या होता है, इनके बीच का एंगल कुछ दिख रहा है थीटा, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा के बराबर हो गया। अब अगर मान लो ए क्रॉस बी की वैल्यू चाहिए, तो मैथ्स के हिसाब से ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, ये आ गया। और इसमें एक ये बहुत जानलेवा चीज एन कैप,
एक यूनिट वेक्टर लगा दिया जाता है जो कि इस वेक्टर की ए क्रॉस बी की दिशा को बताएगा। एन कैप बताएगा ए और बी में से किसी की दिशा नहीं बताएगा। ए की दिशा नहीं बताएगा, बी की दिशा नहीं बताएगा, किसकी दिशा बताएगा, ए क्रॉस बी की दिशा बताएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, आर क्रॉस एफ, है ना। तो आर क्रॉस एफ को आप क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा लिखते थे और लिख देते थे एन कैप। तो ये जो एन कैप है ये इसकी आर की दिशा नहीं है, इस एफ की दिशा नहीं है, ये टाउ की दिशा है। किसकी दिशा है, आर क्रॉस एफ की दिशा, आर क्रॉस एफ इज टाउ। तो अभी ये टाउ की दिशा, आर की दिशा नहीं है। एन कैप इज नीदर डायरेक्शन ऑफ आर, एन कैप इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल एफ, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस एफ, दैट इज टाउ। तो एन कैप जो आएगा वो किसकी दिशा को दिखाएगा, ना तो पहले वेक्टर की दिशा है ये, ना दूसरे की दिशा है, ये ए क्रॉस बी जो भी वेक्टर बन रहा है उसकी दिशा है। तो अभी एन कैप के बारे में बात चलेगी। तो एन कैप भला क्या है भैया जी, तो हमने कहा यार एन कैप एक यूनिट वेक्टर है ना। कौन है एन कैप, एन कैप कौन है, यूनिट वेक्टर है। किसके डायरेक्शन को दिखाता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस एफ और टाउ। मतलब ये टाउ की दिशा टॉर्क की दिशा को दिखा रहा है या ए क्रॉस बी की दिशा को दिखा रहा है। ए और बी की जगह मैंने आर और एफ ले लिए। अब ये एक और पॉइंट नोटिसेबल है, एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो एन कैप है ये किसके किसके परपेंडिकुलर है बेटा, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या। तो ये ए वेक्टर जो है, एन कैप वेक्टर जो था वो दोनों के परपेंडिकुलर। मैंने कहा रुको 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 रुको, एक वेक्टर था मेरे पास ए के बराबर, एक वेक्टर क्या था, ए था मान लीजिए। दूसरा वेक्टर क्या था, दूसरा वेक्टर मैंने कहा ये मैंने ले लिया बी। तो मैंने कहा भाई साहब ए क्रॉस बी इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अभी किसी ने कहा अच्छा चलो ऐसा करो, एक तो कुछ इंफॉर्मेशन ले लो। ए की वैल्यू है मान लो 4 के बराबर, बी का मैग्नीट्यूड है मान लो 5 के बराबर, थीटा की वैल्यू है मान लो 37 डिग्री, ठीक है। तो अभी उसने कहा चलो भैया ए क्रॉस बी बताओ। हमने कहा यार ये जो है ऐसे करना है क्या। तो अभी ए बी की वैल्यू कैसे बताएंगे, हम कहेंगे यार देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी में ए का मैग्नीट्यूड लिखोगे, बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे, इनटू एन कैप भी लिखोगे। ए की वैल्यू मैंने लिख दी 4, बी की वैल्यू मैंने लिख दी 5, साइन 37 भी मैंने लिख दिया। एन कैप का क्या करूं मैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने कहा यार ये हो गया 20 साइन 37 होता है 3/5 एन कैप। अब मैंने कहा ये हो गया 5 से 4 बार, ये 12 एन कैप आ गया। एन कैप की वैल्यू क्या होगी, तो यही बस क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात है, ये पॉइंट समझना होता है। तो मैंने कहा देखो पहले समझने के लिए मुझे वेक्टर्स को समझने के लिए मैंने क्या कहा, डायरेक्शन वायरेक्शन निकाल लो। मैंने कहा मान लो यार ये कुछ कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, कौन सी एक्सिस है, ये मैंने कहा यार ये एक्स एक्सिस मान लो यहाँ पर समझने के लिए, और ये वाली एक्सिस मान लो वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस दे दी गई। अब मुझे क्या है कि मेरे पास एक रास्ता हो गया ना कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर को। तो मैंने कहा देखो ये एन कैप को मुझे बताना है। तो मैंने कहा एन कैप को अगर आपको बताना है तो ए कितना था, ए पहला वेक्टर, पहला कौन, पहला कौन, ए और बी में पहला कौन, कौन पहला, ए पहला, बाद में बी। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ एन कैप की दिशा निकालेंगे हम, तुरंत देखना। हम चलेंगे ए से बी की तरफ, किधर चलेंगे, ए से किधर गए, बी की तरफ गए। ध्यान से देख लो, समझ लो। पहले वेक्टर पर उंगली रख लो, पहला वेक्टर कौन, ए वेक्टर, इस पर उंगली रख लो, पेन रख लो, ऐसे रख लिया। दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना है, बी की तरफ, ऐसे चलो बी की तरफ। तो आप ऐसे आर्क में चलोगे, ए से बी की तरफ जाओगे, ऐसे घूमोगे। तो अब ऐसे घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो एक दिशा दिख जाएगी। तो ए से बी की तरफ एक दिशा दिखेगी, उंगलियों को कर्ल करो, तो ये जो डायरेक्शन मिलेगा बाहर की तरफ, इसे प्लस के कैप कहेंगे। ये के कैप की दिशा है, जेड दिशा है, ठीक है। तो जब ए से बी की तरफ जाना होता है तो क्या करते हैं, ए से बी की तरफ ऐसे जाते हैं, क्या करते हैं, ए से बी की तरफ जाएंगे, जाएंगे टक 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 टक, घूमते रहो गोल गोल घूमते रहो। जब पता लग जाए कि यार कैसे घूम रहे हैं तो दिशा बता दोगे प्लस के कैप, उंगलियां ऐसे घुमाओगे दिशा बता दोगे प्लस के कैप। फिर से नोटिस करना, अभी किसी ने कहा ये वेक्टर है मान लीजिए ए वेक्टर, ये वेक्टर है मान लीजिए बी वेक्टर। उसने कहा भाई साहब ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी जो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। एन कैप कौन है? इसकी दिशा है, दिशा ऑफ, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। किसका डायरेक्शन है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। दो ही ऑप्शन है, या तो डायरेक्शन प्लस की कैप, अंगूठे से दिखाते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या तो ये दिशा इधर होगी बाहर की तरफ या अंदर होगी। तो दो वेक्टर अगर आपको दिख रहे हैं ए और बी, ऐसे आपने बना लिए हैं, पूरी फिजिक्स में हर जगह इस्तेमाल होगा। बहुत सिंसियरिटी के साथ समझना है ना। तो मैंने कहा भाई जी देखो, ध्यान से देखो, अभी मेरे को पता है कि ये डायरेक्शन, या तो अंगूठा ऐसे रखो, अंगूठे का जोड़ देखो, ये यहां पर ये वाला जोड़ देखो, ये वाला जोड़ देखो, इस जोड़ को इधर रख लो। तो दो ही दिशाएं, या तो ऐसे परपेंडिकुलर इधर दिखाना या भीतर की तरफ दिखाना, या तो इधर दिखेगा। तीसरा कोई ऐसे 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 करते, वो आ जाए आई डी एल क्रॉस बी, फोर्स का फॉर्मूला आया मैग्नेटिज्म में, है ना, क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स का फॉर्मूला आया, है ना, मैग्नेटिज्म में ऐसे फॉर्मूले आए। अब वो बंदा ऐसे ऐसे इधर घुमा रहा, उंगली ऐसे अंगूठा उधर घुमा रहा, मोड़े जा रहा, तोड़े जा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा। ओ भैया ठहरो, भैया ठहरो, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, या तो ऐसे अंगूठा रखना है या ऐसे अंगूठा। मैं आपके हजारों ऑप्शंस में से केवल दो ऑप्शन आपको दे रहा हूं, है ना। आपको अंगूठा ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं घुमाना है, कहां गया। आपको या तो ऐसे रखना है, जोड़ पे रखना है, ये जोड़ इन दोनों वेक्टर्स के सम पर रखा जाएगा, यहां रख दोगे, या तो इधर की तरफ अंगूठा होगा या इधर की तरफ अंगूठा होगा। 50% तो मैंने आपकी प्रोबेबिलिटी गायब भी कर दी गलत होने की, है ना। तो 50% प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, अब 100% खत्म करने वाला हूं। या तो इधर होगी दिशा या इधर होगी दिशा, या तो इधर उंगलियां ऐसे घूम के दिख रही हैं या इधर उंगलियां ऐसे घूम के दिख रही हैं, या तो ए से बी की तरफ जा रहे हो या बी से ए की तरफ जा रहे हो। छोटे एंगल से जाइए, तो ए से किधर जाना है? बी जाना है, तो ए से बी इधर से नहीं चले जाना पे, बड़े एंगल से, छोटे एंगल से जाइए, ये ऐसे जाएंगे आप। तो अभी आपको पता है कि ए से बी की तरफ घूमेंगे आप, ऐसे एरो लगाएंगे, ये छोटा सा बनाते हैं आप कई बार मजे लेते हो, घूमो 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 घूमो। तो अभी अगर आपने अंगूठा ऐसे रखा होता तो उंगलियां आपको देखो उसी एरो की तरफ घूमती हुई दिख रही, छोटे एंगल से घुमा, अन टू दी बोर्ड, इन टू दी बोर्ड, माइनस के कैप, ऐसे घुमाओगे उल्टा हो गया ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो अभी ए क्रॉस बी की दिशा क्या आ गई? अब आप कहोगे यार ए क्रॉस बी, अगर हमारे को पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो प्लस के कैप बाहर की तरफ होगा, माइनस के कैप इनटू दी बोर्ड होगा। तो अभी ए क्रॉस बी किधर की तरफ दिखा रहा? इनटू दी बोर्ड दिखा रहा है। इसका मतलब ये दिशा कौन सी हो गई मेरे बेटे? ये हो गई माइनस के कैप के बराबर हो गई। ठीक है। अब अगर मान लो उसने ऐसे दे दिया होता कि उसने कहा भैया ये एक वेक्टर है बी और ये वाला वेक्टर है, मान लीजिए उसने कहा कुछ ले लो ए, और उसने कहा इस बार जरा भैया जी बता दीजिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता दो। कौन सा डायरेक्शन बता दो? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो मैंने कहा एक्स एक्सिस का अंदाजा होना चाहिए, वाई एक्सिस का अंदाजा होना चाहिए, जेड एक्सिस किधर की तरफ है बेटा? बाहर की तरफ है। तो मैंने कहा देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड मैंने आपको दे दिया, मान लो मैंने कहा ये 4 न्यूटन का फोर्स है, बी का मैग्नीट्यूड भी मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा ये मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स है ना, और इनके बीच का एंगल कुछ दे दिया मैंने, मान लो 45 डिग्री। तो अभी मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, ए का मैग्नीट्यूड रख दूंगा 4, बी का मैग्नीट्यूड रख दूंगा 10, साइन लिखूंगा 45 लिख दूंगा। तो ये मेरे पास आ गया था 40 इंटू साइन 45 की वैल्यू आ गई थी 1/√2, और यहाँ पर छूट गया था एन कैप, उसको लेके आओ तो ये हो जाएगा कितना? 20√2, है ना। और ये आ गया था मान लो न्यूटन, और इसको मीटर कर दो, है ना, दो चीजों को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। रुक जाओ, डायमेंशनली भी चीजें ठीक करते चलो, सिर्फ अभी मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ो, है ना। तो ये मैंने ले लिया, बी वेक्टर है 10 मीटर, और क्रॉस प्रोडक्ट कुछ कर रहे हो आप, कुछ भी निकाल रहे हो, आई डोंट केयर कि क्या निकाल रहे हो। इसका यूनिट तो आपने लिख दिया न्यूटन मीटर के बराबर, और लेकिन यहाँ पर एन कैप भी था, ये एन कैप अभी बाकी है, अभी एन कैप आपको लगाना। अब आप क्या करोगे? आपको कौन सा पहला वेक्टर? पहले वेक्टर को उठा लो, ए वेक्टर को उठा लिया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, बीच का एंगल का साइन, एन कैप लगाया, वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, यहां तक पहुंच गए। एन कैप फाइंड करना बाकी रह गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फोकस करिएगा। पहला वेक्टर कौन है? ए है। ए वेक्टर पर पहले ऐसे रखो और एक आर्क बना लो ए से बी की तरफ, एक आर्क बना लिया आपने ए से बी की तरफ ऐसे घूम के। नोटिसेबल बात ये कभी भी नहीं भूलना कि आपका ये जो हाथ का थंब है राइट हैंड का, इसका एक जोड़ है, इसका एक जोड़ है यहाँ पर, ये जोड़ दिख रहा है, इस जोड़ को इस जोड़ पे रख देना,
जहां वेक्टर जुड़ रहे हो। तो या तो दिशा बाहर की तरफ होगी इसके परपेंडिकुलर ऐसे, या इनटू दी बोर्ड होगी, या तो बाहर की तरफ होगी या इनटू दी बोर्ड होगी। तो अभी आपको करना क्या, ए से बी की तरफ जाओगे आप ऐसे, और अगर आपको मजा आ रहा हो तो ऐसे घूमते रहना, सर्कल बना लेना इस जोड़ के चारों तरफ, और आपको एरो की दिशा से अंदाजा लग जाएगा कि आपका दिशा ए से बी की तरफ ऐसे उंगलियां घूम रही हैं। अगर आपने उल्टा घुमाया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ए से बी की तरफ जिधर उंगलियां घूम रही हैं उस तरफ अंगूठा रखते हुए ये दिशा को फाइनल कर लेंगे। तो ए से बी की तरफ जाना है, छोटे एंगल से जाना है, तो ये प्लस के कैप की तरफ दिशा आ जाएगी। तो एन कैप की वैल्यू मिल चुकी है। और ये एन कैप कौन है, ये एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि इस वेक्टर की दिशा दिखाता है, और इस वेक्टर की दिशा जो होगी वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी, बी के भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब ए और बी दो वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा। तो एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए से बी की तरफ घुमाया, प्लस के कैप की दिशा दिख गई, यहां पर क्या लगा दोगे, प्लस के कैप लगा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात तो एकदम क्लियर हो गई अपने को, है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट अपन कर लेंगे, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात आती है तो वो तो अपन कर लेंगे। थोड़ा सा हम बात करेंगे अब कैलकुलस की, है ना। तो कैलकुलस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है जो कि फिजिक्स में हमको ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। तो थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन को देखेंगे, कैलकुलस को देख लेते हैं। कैलकुलस का मतलब पहले पार्ट है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन पर हल्का सा फोकस करेंगे, बहुत जरा सा समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो आपको किसी ने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू एक्स है। अगर आप इस लाइन की बात करोगे तो ये लाइन कैसे बनती है, इस लाइन को बनाने के लिए आपको पता है कि यार ये स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और 45 डिग्री एंगल इसका स्लोप है ना। तो आप ये लाइन तो आसानी से बना देते हो। तो आप एक लाइन खींच दोगे यहाँ पर सेंटर से बिल्कुल इस तरह से, और आपको पता है कि ये लाइन आप चाहो तो थोड़ी सी आगे भी बढ़ा सकते हो। तो ये लाइन जो आपकी 45 डिग्री के एंगल पर बनेगी, ये लाइन कहलाएगी y इज इक्वल टू एक्स। हमेशा ऐसे सिंपल और आसान से ग्राफ मिलेंगे, इक्वेशंस मिलेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को यहाँ से बिल्डअप करेंगे। तो मैंने कहा देखिए क्या है, करते क्या है कि इस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं x, y। तो अब क्या है, इस पॉइंट से अपन थोड़ा सा ग्राफ पर अगर हल्का सा आगे चले, हल्का सा, बहुत जरा सा शिफ्ट है, ये जरा सा जो है वो आगे बात होती चलेगी तो बताता चलूंगा। जरा सा आगे चले ग्राफ पर, हल्का सा आगे बढ़े ग्राफ पर, तो मैंने कहा देखना ध्यान से। तो जैसे ये यहां पर ये था y और ये लेंथ थी x के बराबर, ये x के बराबर था, और ये किसके बराबर है, y के बराबर। अब आप हल्का सा x में आगे बढ़े, तो हल्का सा अगर आप x बढ़ोगे तो कर्व पर रहने के लिए हल्का सा y भी बढ़ोगे, है ना। तो हल्का सा x और y दोनों में थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट हुए, x में थोड़ा शिफ्ट करोगे तो कर्व पर रहने के लिए y में ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बदल जाओगे। तो x में थोड़ा सा बदलाव हो गया, जहां x की वैल्यू बदल के कितनी हो गई, x से थोड़ी सी बढ़ के x प्लस डी एक्स हो गई। स्मॉल चेंज इन x इज नोन एज डी एक्स। अगर x में थोड़ा सा बदलाव, वैसे तो डेल्टा x लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर छोटा सा चेंज किया आपने, x में जरा सा बदलाव किया, छोटा सा आगे बढ़े, तो y में भी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे। तो x में छोटा सा चेंज किया x प्लस डी एक्स, तो y में छोटा सा चेंज हो जाएगा y प्लस डी वाई। तो x थोड़ा सा बढ़ गया, y थोड़ा सा बढ़ गया, तो x और y दोनों में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ। तो आप किसी नई जगह पर पहुंच गए, जो उस जगह के कोऑर्डिनेट को लिखोगे तो x प्लस डी एक्स कॉमा y प्लस डी वाई हो गया। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अभी देखो क्या होता है कि डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूं, कैलकुलस में किस पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, मतलब ये कि यार अगर x में थोड़ा बदलाव करेंगे तो y में भी थोड़ा बदलाव होगा, और जो y का थोड़ा सा चेंज है वो x के छोटे से चेंज के साथ कैसे रिलेटेड है, दैट इज डिफरेंशिएशन। How small change in y, that is dy, is related to small change in x, that is dx, वही डिफरेंशिएशन है। तो मैंने कहा यार इसको चलो देख लेते हैं भाई साहब। तो मैंने कहा यार इसमें क्या कर रहे हो भैया, तो मैंने कहा देखो ये जो x था ये x से थोड़ा सा बढ़ के x प्लस डी एक्स हो गया, y थोड़ा सा उसी की वजह से बढ़ के डी वाई हो गया। y किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अभी अगर आप देख लो, अगर आप समझ लो, तो ये y को मैं x से उड़ा दूंगा। क्यों उड़ा दिए भैया, अरे अभी आपने y इज इक्वल टू एक्स है तो y को x से कैंसिल कर सकते हो, y x से हट जाएगा। तो मुझे y और dy में और x में एक रिलेशन मिल गया, मिल गया कि नहीं। तो मुझे, मैं देख रहा हूं कि ये जो मेरा dx है
ध्यान से देखिएगा। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, dy इज इक्वल टू dx के बराबर दिख रहा है। ये हो गया डिफरेंशिएशन, यही है डिफरेंशिएशन। लेकिन हम इसको लिख कैसे देते हैं, हम dx से इसमें दोनों तरफ से डिवाइड करके dy बाई dx की वैल्यू 1 लिख देते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर लोग बात को बढ़ाते चले जाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स दिया गया था, तो इससे हमें मिला था dy इज इक्वल टू डी एक्स। इसको हमने लिख दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हम और आगे बढ़ा के लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, y कौन है, y कौन है, x ही तो है। तो dy बाई डी एक्स को हमने लिख दिया था 1, और y कौन है, x ही तो है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। हमको ये फॉर्मूला याद करा दिया जाता है ना। हमने कोई दिक्कत नहीं, हम याद कर लेंगे, लेकिन हमें एक बार बता दो कि भाई साहब चल क्या रहा है। फिर आइए क्वेश्चन दूसरी, मैंने कहा दूसरा ग्राफ, दूसरे फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक बार समझेंगे। तो मैंने कहा देखो अब इसमें भी क्या करेंगे, अगर x में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, x में जरा सा बदलाव करेंगे, तो y में जरा सा बदलाव होगा, है ना। तो y के जोड़े से चेंज और x के छोटे से चेंज में जो आपस में रिलेशन आएगा, उसे ही तो कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो हमने कहा चलो तो बदलाव किया जाए, है ना। तो y में छोटा सा बदलाव कर दिया, y प्लस डी वाई। एक्स में छोटा सा बदलाव कर दिया, x प्लस डी एक्स। तो x में छोटा सा बदलाव किया, y में छोटा सा बदलाव हो गया, लेकिन x का तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर तो रहेगा, है ना। x की जगह x बदल के कितना हो गया, x प्लस डी एक्स। y बदल के कितना हो गया, y प्लस डी वाई। ये जो छोटे से बदलाव हैं, ये बहुत छोटे हैं, नन्हे नन्हे हैं, जरा जरा से हैं, छोटे छोटे से हैं। तो मैंने कहा यार अरे भाई छोटे 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 छोटे, हाँ तो y इज प्लस डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। होल स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, अब मुझे पता था कि y और एक्स स्क्वायर अगर कहीं भी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे को उड़ा देंगे। तो y और x एक दूसरे के आमने सामने आ गए, कहीं पर आ गए। हमने कहा देखो ये वाई स्क्वायर और y और एक्स स्क्वायर आपस में बराबर है, एक कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास एक रिलेशन आ गया जिसका नाम है डिफरेंशिएशन के नाम से पुकारता हूं मैं। मेरे पास आ चुका है dy इज इक्वल टू dx का स्क्वायर, है ना, प्लस 2x dx। मैंने कहा भाई जी ये जो dx था ये कौन था, ये बहुत छोटा था, नन्हा सा था, ये बोल रहा है मैं बहुत छोटा हूं, है ना। स्क्वायर अगर किसी नंबर का कर दो आप और वो छोटा हो तो वो बहुत छोटा हो जाता है। जैसे 10 टू दी पावर -5 इसका स्क्वायर कर दो तो -5 से 10 टू दी पावर -10 हो जाएगा, है ना। जैसे 1/100 है ना, मतलब 1/100 रुपीज है किसी के पास, मतलब उसके पास 1 रुपया है। इसका स्क्वायर कर दो नंबर का, तो अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपको, भाई साहब रहने नहीं दो। तो अब ये जो नंबर होगा ये बहुत बहुत छोटा होता जाएगा। ऑलरेडी में बहुत ये छोटा था, स्क्वायर किया तो ये क्या बोल रहा है, मैं बहुत छोटा हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमने कहा अच्छा बहुत छोटे हो, अच्छा बहुत छोटे हो तो तुमको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कह रहा है ना भाई कि बहुत छोटा है यार, छोड़ दो, छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो dy इज इक्वल टू, अब ये बात याद रखना, ये चूंकि dx था, छोटा था, स्क्वायर किया बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो वो टेंडिंग टू 0 जाने लगेगा। कोई भी चीज छोटी नहीं होती अगर उसके सामने कोई बड़ा ना आ जाए तो, है ना। कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, उसके सामने कोई बड़ा आना चाहिए। तो कोई चीज छोटी अगर है और अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो छोड़ने से पहले देख लेना, ऐसा तो नहीं कि वो चीज के बगल में अगल बगल में उससे भी छोटे छोटे बैठे हों और तुमने छोटे वाले को छोड़ दिया, उससे छोटे छोटे वाले रह गए। तो जब किसी चीज को छोड़ा जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि इसके बदले में इससे बगल में जो बैठा है वो नंबर इससे बहुत बड़ा है तब तो छोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हारी जेब में 1 लाख रुपए हो तब तुम 1 रुपए छोड़ देना कि भाई ले जाओ भाई 10 रुपए ले जा, चल कोई टेंशन की बात नहीं। 1 लाख रुपए अपनी जेब में, 10 रुपए दिए, 100 दिए, चलते रहो जा। लेकिन तुम्हारी जेब में अगर सिर्फ 1 ही रुपया हो और तुमने 1 ही रुपया ध्यान दे दिया तब तुम गेम खत्म। तो जो तुम्हारे कंपैरिजन किया जाता है हमेशा कि क्या है और क्या दे रहे हो, है ना, तब छोड़ा जाता है चीजों को।
तो अभी ये डी एक्स स्क्वायर बहुत छोटा हो गया ना, बहुत छोटा, छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दिया जाओ। तो मेरे पास रिलेशन आ चुका है, और मेरे पास क्या रिलेशन आ चुका है बेटा, डी वाई इज इक्वल टू कितना आ चुका है, मेरे पास आ चुका है डी वाई इज इक्वल टू, इसको तो छोड़ दिया आपने, तो डी वाई इज इक्वल टू 2x dx आ गया। यही डिफरेंशिएशन है। फिर हमें ऐसे बताया जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपसे कहा जाएगा 2x के बराबर हो जाएगी, है ना। और फिर इसको भी एक स्टेप आगे बढ़ा के बताया जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू याद रखना 2x के बराबर आएगी। तो बात बस थोड़ी सी इतनी समझनी है, फिजिक्स में और मैथ में यहीं पर छोटे छोटे से अंतर आते हैं कि हम वो कड़ी भूल जाते हैं जहाँ से हमने फॉर्मूला बनाया था, और उस फॉर्मूले को रट के फिर रिवर्स गेम खेल के भी खेल लेते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जैसे हमारे पास मान लो आपने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स था, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि डी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स के बराबर। फिर किसी ने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x dx के बराबर आ जाएगा। किसी ने कहा y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ये फॉर्मूला इसको याद भी रखना है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब अगर आप कहो तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। तो अगर कोई बोले कि अगर इस बात को हम, मैं फिजिक्स में और मैथ में अंतर कहाँ जाता है कि यार मैथ में तो हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया, कर लिया, हमसे हो गया, फिजिक्स आई हमसे डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, हमसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सवाल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम वो पॉइंट छोड़ के चले जा रहे हैं ना, हर जगह हम उस पॉइंट को नहीं लेके जा रहे हैं। हमको दिया गया y इज इक्वल टू साइन एक्स, हमको तुरंत देखना चाहिए कि डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स है, हमको ये फॉर्मूला दिखता, हमको ये दिखता ही नहीं, तो हम फंस जाते। तो हमें बस थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, हमारा टेंशन की बात नहीं है, वही चीज़ है, एकदम वही फॉर्मूले हैं, थोड़ा इधर का उधर है, ऐसे खिसका देते, है ना। तो फिजिक्स में हम इस लाइन का यूज करते, मैथ्स वाले ये वाली लाइन का यूज करते। आती ये लाइन पहले डेरिवेशन के समय पर, फिर इस फॉर्मूले को इसको इस रूप में लिख के याद कर दिया, कर लो, कर तो चुके ही है थोड़े थोड़े। तो जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो हमने कहा भाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस साइन एक्स के बराबर, है ना। जैसे और भी फॉर्मूले एक दो याद कर लेते हैं अपन, तो याद रखना एक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला भी याद रखना है अपन को, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो कुछ फॉर्मूले हैं जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स टू दी पावर एन का एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, है ना। ऐसे कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें दिमाग में रखने हैं, ये फॉर्मूले हम अपने मन में दिमाग में रखेंगे, और इन पर जब सवाल आएंगे तो हम उनको करेंगे, है ना। एक आध छोटी छोटी सी बातें, और जैसे मान लो ऐसे आ जाए कि डी बाई डी एक्स है और ये मान लो एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो अभी प्रोडक्ट रूल आता था अपने पास, उसको देखेंगे एक बार तो मैं सारी चीजें देखूंगा ना, जो काम की बातें सारी एक बार बस। तो अभी जैसे मान लो कुछ लोग कहेंगे अबे डायरेक्ट कर लो भैया, डायरेक्ट कर लो, तो ये कितना बन जाएगा एक्स क्यूब, मैंने कहा डायरेक्ट भी कर लेंगे लेकिन प्रोडक्ट रूल भी एक बार देख लेते हैं। तो वैसे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया जाएगा, तो हमें पता था फॉर्मूला, ये पावर आगे आ जाती है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर थ्री का इसका फॉर्मूला था ना हमारे पास, एन एक्स टू दी पावर, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, एक्स एन माइनस वन, तो जैसे थ्री लिखोगे तो थ्री एक्स थ्री माइनस वन टू, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, इसकी एक्स की पावर थ्री था तो ये आ जाएगा थ्री एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन, दैट इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर। आसान है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल को अगर लगाया जाए, एक बार लगाते हैं जीवन में, जैसे ये मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो अगर मान लो प्रोडक्ट रूल समझेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता था कि अगर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, है ना, दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, तो पहले को ऐसे ही रख लो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो, दूसरे को ऐसे ही रख लो, पहले को डिफरेंशिएट कर लो। समझ में आ रही बात। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता था, पहले को रख लो, दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरे को रख लो, पहले को डिफरेंशिएट, कोई घबराने की बात नहीं। मैंने कहा इस फॉर्मूले को यहाँ लगा के चेक करेंगे, सेम रिजल्ट आना चाहिए। मैंने कहा चलो आ जाओ जी, लगा ले। तो पहले को ऐसे ही रख लिया, दूसरे को डिफरेंशिएट, किसको डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स स्क्वायर यहाँ लिखोगे, एक्स स्क्वायर टू एक्स टू माइनस वन, टू एक्स टू माइनस वन कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स टू माइनस वन प्लस, अब दूसरे को ऐसे ही रख लो, दूसरा वाला कौन है, एक्स स्क्वायर है, दूसरे को ऐसे ही रख लिया, पहले को डिफरेंशिएट किया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है, तो कितना बन गया, ये बन गया टू एक्स
और एक्स एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, कितना आ गया 2x³ आ गया। एक बार और एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लो उसने दे दिया साइन एक्स सेक एक्स, है ना, या ऐसा करो एक दो फॉर्मूले और पहले दिमाग में रख लो, d/dx ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, d/dx ऑफ सेक एक्स कितना होता है जी, सेक एक्स 10x होता है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, ये थोड़े से दिमाग में होने चाहिए, अगर ये दिमाग में रहेंगे तो आप चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला एक बार और रिवाइज करेंगे बस छोटा सा एक एग्जांपल से, जैसे उसने दे दिया e⁻x साइन एक्स, है ना, एक बार बस, तो ये 1 और ये 2, तो क्या करते हैं पहले को ऐसे ही रख लेते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, d/dx ऑफ साइन एक्स, फिर दूसरे को ऐसे ही रख लेते हैं, पहले को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d/dx ऑफ e⁻x, तो पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को ऐसे ही रखा, पहले को डिफरेंशिएट किया, तो e⁻x तो बेटा ऐसे ही रह जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। अब साइन एक्स को ऐसे ही रखा, e⁻x का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला e⁻x ही होता है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। डिवीजन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल लगभग सेम है ना, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर सवाल जो डिवीजन में होते हैं उनको आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो बड़ा इशू नहीं है। कई बार मैं ऐसे जैसे मिल जाता है d/dx ऑफ f1x अपॉन f2x, है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कई आप अगर फॉर्मूला याद रखना चाहो फॉर्मूला याद रख लो, जैसे आपने लिखा f2x, इसका स्क्वायर कर देते हैं, नीचे वाले टर्म का क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, उसको ऐसे ही रखेंगे पहली बार में f2x को, और डिफरेंशिएट करेंगे f1x को, ठीक है, फिर क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, f1x को ऐसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे f2x को, ठीक। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। कोई एग्जांपल लेके मैं उसको बात को समझा देता हूँ आपको, जैसे मैंने कहा d/dx ऑफ मुझे 10x चाहिए, तो 10x चाहिए, तो मैंने कहा भाई 10x का डिफरेंशिएशन में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे रटा हुआ है तो ये फॉर्मूला होता था सेक स्क्वायर x के बराबर। अब 10x को अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, d/dx ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हो, तो ये डिवीजन फॉर्मूला हो गया। अब डिवीजन फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा लो, तो अभी आप कहोगे देखो कॉस एक्स नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर दो, तो कॉस एक्स का तो आपने कर दिया स्क्वायर, कॉस एक्स का हो गया स्क्वायर। अब कॉस एक्स को ऐसे ही रखो और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, तो साइन एक्स को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर क्या लगाना है माइनस। अब आप साइन एक्स को ऐसे रखो, ऊपर वाले टर्म को एज इट इज रख लो, साइन एक्स को ऐसे रख लो और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, तो d/dx ऑफ कॉस एक्स कर दोगे। तो अभी ये सॉल्व करोगे तो कॉस एक्स तो ऐसे ही रह गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा कॉस एक्स होता है ना, माइनस लगा दिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा माइनस साइन एक्स होता है, तो नीचे कितना आ गया ये कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ऊपर कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सबको पता है कितना होता है 1, तो अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस को पूरे को लिख दोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बनने वाला है। तो ये डिवीजन का फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन हमारे पास लगातार बीच बीच में आते रहेंगे, हम उन्हें थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, अपन फिर मिलेंगे, है ना, और जो है प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार स्टडी करते रहना है, और अभी तक के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, हम लोग डिस्कस कर लेंगे मैक्सिमम मिनिमा, और मैं कोशिश करूंगा कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वाला पार्ट भी आपको बता दिया जाए। थोड़ा सा वो जो पार्ट है जो एरर वाला पार्ट है उसका भी थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, ताकि हमारा ये मैथमेटिकल टूल वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से तैयार हो। इसमें से आने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको वो पार्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको बहुत अच्छे से देखेंगे एक बार, कैसे कैसे सारे चीज़ें की जाती हैं। वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज को अच्छे से समझना है, मैक्सिमम मिनिमा को, है ना, ये दो चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में कवर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, बाय, तब तक के लिए शब्बा खैर।